अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यू कैन यूज द चैट ऑप्शन टू लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी। ऑल राइट। ऑडियो वीडियो एवरीथिंग प्रॉपर? चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। ऑल गुड, ऑल गुड। ऑल राइट। सो वेलकम टू दिस वर्कशॉप ऑफ एसपीएम, स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हमारे इस वर्कशॉप का मकसद दो चीज़ें हैं। एक, चीज़ों का रिवीजन, पेपर की अप्रोच, किस तरीके से सवालात को अटेम्प्ट करना है, ये सारी बातें। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे ड्राफ्ट करना है, किस तरह उसकी वैल्यूएशन होगी, इन सब चीज़ों के हवाले से जो है वो बात करना। प्राइमरीली ये दो बड़े एजेंडा आइटम्स हैं जिनको हमें ऑल इन ऑल जो है वो मॉनिटर करना है। अगर हम बात करते हैं एसपीएम की, प्लीज रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कमेंट आया है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड बिल्कुल मेरे पास यहाँ कंप्यूटर पे हो रही है, सही। अच्छा जी, शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू नो दी ऑडियंस। आप लोगों में से जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, जो लोग इस वक्त सेशन में मेरे साथ हैं, थोड़ा सा आप लोग बताएं एसपीएम में आप किस स्टेज पर हैं, क्या पर्पस है आपका इसको ज्वाइन करने का, सो दैट वी कुड हैव अ प्रॉपर एजेंडा इन प्लेस। हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन पे नहीं करना। कितने ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की है, कितने ऐसे हैं जो की नहीं है, कितने ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम शुरू ही नहीं कर पाते। हमें तो मतलब ड्राफ्ट करना स्टार्ट करते हैं और ऐसा होता है कि पता नहीं ये क्या बात जो है वो लिखेंगे, किस तरह शुरू करेंगे, जुमला लिखना ही नहीं आता। कितने लोग हैं जो 2012 13 14 15 के वाले जो है वो पास पेपर्स कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि किताब में क्या लिखा हुआ है, समझाया क्या जा रहा है, पढ़ाया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्रैक्टिस की लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा जी, कितनी प्रैक्टिस की है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? कितने सवाल किए हैं? हसान कहते हैं सर फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया है, पासवर्ड प्रैक्टिस और ड्राफ्टिंग का इशू लग रहा है। लेक्चर कंप्लीट? लेक्चर कैसे कंप्लीट होगा जब प्रैक्टिस नहीं की? तो मतलब लेक्चर कंप्लीट नहीं है ना। रिटेन बहुत मुश्किल से। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो रट्टा मार रहे हैं भाई, कितने हैं जो रट्टा लगा रहे हैं। सिर्फ चैप्टर रीड किया है सर, जनरली प्रैक्टिस अभी स्टार्ट नहीं की। ठीक है, कोई मुहूर्त निकलवाओगे लगता है शायद उसके लिए। 7 पीस की ड्राफ्टिंग में इशू हो रहा है, ड्राफ्टिंग का इशू आ रहा है। रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, डन सम ऑफ द क्विजेस, अटेम्प्टेड द आईकैप मॉक, दिस विल बी माय थर्ड अटेम्प्ट ऑफ द पेपर। अल्लाह ताला आसानी करे। रिटेन नहीं होते, हाफ रिविजन डन विद केस स्टडीज, जस्ट हियर टू गेट आइडिया एंड न्यू आइडियाज एंड स्ट्रेटजी। ड्राफ्टिंग इश्यूज, हर दफा ऐसा लगता था फर्स्ट टाइम पढ़ा। लेक्चर्स कंप्लीटेड, अटेम्प्टिंग पास पेपर्स, नॉट एबल टू राइट देम, रेशियोज में इशू आ रहा है। ठीक है, और कौन है जी? आई यूज्ड योर समरी लेक्चर्स। ठीक है, सही है। ड्राफ्टिंग सिनेरियो एवेल्युएशन डॉक्टर, कितने? अच्छा ठीक है, अब यहाँ तक रुक जाना है, सबने रुक जाना है। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ड्राफ्टिंग की है, प्रॉपर की है, बहुत सारे सवाल किए हैं, लेकिन उनको फिर भी मसला आ रहा है? ऐसा फॉर्मेट दे दें जिसमें कोई भी 3 सेंटेंसेस स्टार्ट में मिल जाए रिलेटिंग टू ड्राफ्टिंग, कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, 3 घंटे मैनेज नहीं हो रहे, डेंट डू इनफ प्रैक्टिस। चलो, एक ही रिस्पॉन्स आया कि सर की है बहुत प्रैक्टिस, फिर भी इशू आ रहा है। जिन्होंने प्रैक्टिस की और इशू आ रहा है, क्या वो उसे कंपेयर करते थे आंसर्स के साथ, एग्जामिनर कमेंट्स के साथ? कॉन्सेप्ट्स रिटेन नहीं रहते। यस सर। अच्छा, देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ना एक 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 इवैल्यूएशन कह लो, या एक पूरा कवरेज कह लो, एक जायचा तुम्हारे लिए यहाँ पे मैं चीज़ का खींचता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बात को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो, एक अज्यूम करो कि एक कंपनी की सिचुएशन जो है वो तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने मौजूद है। ठीक है सर, अगर एक कंपनी की सिचुएशन हमारे पास मौजूद है तो कंपनी के लिए दो तरीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कंपनी के लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, किस जगह पे ऑपरेट कर रही है, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, या फिर कंपनी को क्या चीज़ करनी चाहिए, कंपनी किस चीज़ में अच्छी है। सबसे ज़्यादा प्राइमरी सवाल किसी भी कंपनी का एसपीएम की शुरुआत के एतबार से अगर कहें तो वो ये होता है कि भाई एक कंपनी को किस बिजनेस में जाना चाहिए।
क्या करना चाहिए, मैं भी बता साबित ये कर रहा हूं इसको बना के कि कुछ भी रिटेन करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी रिटेन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। छोटा सा एक जायचा खींचूंगा, चीजें कुछ कनेक्ट करूंगा, आपको इंशाल्लाह ताला ये बात जो है वो समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखें, एक कंपनी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि यार इस कंपनी की स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, हाई लेवल के ऊपर इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है। अगर इवैल्यूएशन करनी है, दो चीजों की इवैल्यूएशन होगी हाई लेवल के ऊपर। ये कंपनी जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है वो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। और दूसरे नंबर पे सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपनी खुद कैसी है, इसका इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है। सर, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट से हमें ये पता चलता है कि जमाने को, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। और इंटरनल एनवायरनमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या आता है। अगर एक चीज़ हमें आती है और उसकी लोगों को ज़रूरत भी है, आप दोनों को मिला लें, पीपल आर गोइंग टू पे यू फॉर दैट। पीपल विल बी रेडी कि वो आपको पे कर सकें। जब आप एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तीन मॉडल्स आ जाते हैं। हमारे पास आ जाता है पेस्टिल, हमारे पास आ जाता है फाइव फोर्सेस, जो ये बताता है कि हम अबव एवरेज प्रॉफिट्स कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। हमारे पास आ जाता है पोर्टर्स डायमंड। अब ये तीन मॉडल्स की लिंकिंग देखो। पेस्टिल किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करता है। वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, यानी पॉलिसी मेकिंग कैसी है, वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, वहाँ का सोशल कल्चर बिलीव्स कैसे हैं, लोगों की लाइक और डिसलाइक्स क्या हैं, ट्रेंड्स और प्रेफरेंसेस क्या हैं। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी वहाँ कैसे ऑपरेट कर रही है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, लीगल सिस्टम, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ, ईज ऑफ बिजनेस, कंप्लायंसेस, रूल रेगुलेशन, ये चीज़ें किस तरह की हैं। फाइव फोर्सेस ये बताता है कि वहां पर आप अबव एवरेज प्रॉफिट्स कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। मिसाल के तौर पे अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे मिलता जुलता प्रोडक्ट दूर दूर तक कोई ऑफर नहीं कर रहा और वो बहुत सस्ता प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस कंपनी को कोई सस्ता बेचने की जरूरत नहीं है। वो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में, मोनोपोली के अंदर मौजूद है, वो कंपनी महंगा बेच सकती है, बिल्कुल बेच सकती है। फाइव फोर्सेस के अंदर आप यही देखते हैं कि आपकी बार्गेनिंग पावर वर्सेस आपके कस्टमर की, आपके सप्लायर की, आपके राइवल्स की, आपके कंपेटिटर्स की क्या सिचुएशन है, कितना वो मार्केट में फैले हुए हैं, कितनी पेनिट्रेशन हो गई है, कितने सप्लायर्स हैं, कितने कस्टमर्स हैं, कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं, कितनी ऑल्टरनेट्स हैं, इजी एंट्री है, इजी एग्जिट है, क्या सूरत हाल है। और डायमंड के अंदर हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एक प्रोडक्ट के कामयाब होने और नाकाम होने के क्या क्या मामला बनते हैं और किस किस तरीके से जो है वो ये सक्सेसफुल होता है। कंपेरेटिव एडवांटेज कैसे किसी कंट्री के पास किसी चीज के अंदर बिल्ड हो जाती है। ये तीन चीजें आपने इवेल्युएट कर ली, आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं या करने वाले हैं, इसको स्टार्ट करने वाले हैं, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा नजर आ रहा है। वो जिस कंट्री में, मुल्क में, इलाके में, सूबे में, शहर में, कस्बे में आप खोलने की बात कर रहे हैं, वहां का एनवायरनमेंट कैसा नजर आ रहा है। सर, फिर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हम देखते हैं कि हमारी अपनी कॉम्पिटेंसेस, हमारी अपनी रिसोर्सेस क्या है। कॉम्पिटेंसेस देखते हैं, रिसोर्सेज देखते हैं, कैपेबिलिटीज देखते हैं। पूरा यहाँ पे सर एक वैल्यू चेन एनालिसिस किया जाता है, बोथ फ्रॉम अ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी परस्पेक्टिव। हम किस चीज में अच्छे हैं। देखिए, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एक काम को करने का तरीका, रिसोर्सेज का मतलब होता है उस काम को करने के वसाइल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने मुझे गला दिया, आवाज दी है, ये दो रिसोर्सेज हैं। मैं किस तरह से किसी चीज को डिलीवर कर रहा हूँ, ये मेरी कॉम्पिटेंसी है। जब ये दोनों चीजें मिल जाती है तो इसको आप कैपेबिलिटी कहते हैं। कुछ थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज होती हैं जो सबके पास होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है तो मेरे पास एक पेन टैब, मेरे पास एक लैपटॉप, बात करने के लिए तरीका, बैठने के लिए एक कमरा, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये हर ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर के पास होती है। लेकिन फिर आ जाती हैं कुछ आउटस्टैंडिंग चीज़ें। किसी के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी की डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, किसी की एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छी होती हैं, कोई बहुत एक्सटेंसिव कवरेज करवाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां से निकलता है सर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, यहां से निकलता है कंपेरेटिव एडवांटेज। वो क्या है जो आप में अलग है। वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना उर्दू में कि हुस्न होता है तो नजाकत आ ही जाती है। तो भाई कौन सा हुस्न है आपके पास कि कोई आपको आके आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विस के लिए आपको पैसे देगा। ऐसी कौन सी खास बात है आपके प्रोडक्ट के अंदर या आपकी
कैपेबिलिटीज के अंदर, आपकी रिसोर्सेज के अंदर, आपकी कॉम्पिटेंसीज के अंदर क्या चीज़ आप औरों से अलग कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं? क्या आप मैन्युफैक्चरिंग सस्ती कर सकते हैं? क्या आप टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लेके आ सकते हैं? क्या आप मार्केटिंग प्ले बहुत अच्छा कर सकते हैं? क्या आप ब्रांडिंग की साइड पे बहुत स्ट्रांग हैं? क्या आपको डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स की बहुत अच्छी समझ है? क्या आपकी मार्केटिंग का सेंस बहुत अच्छा है? व्हाट यूनिक डू यू हैव? यूनिक रिसोर्सेज क्या है, यूनिक कैपेबिलिटीज क्या है? आपको कहीं से भी लग रहा है मेरी बात सुन के कि इसको रटने की जरूरत है, इसको रिटेन करने की जरूरत है? कहीं से भी इन बातों से ऐसा लग रहा है? नहीं। स्टारबक्स जो मशहूर हुआ था, खैर आजकल ये बॉयकॉट वगैरह वगैरह सिस्टम चल रहा है, लेकिन जब मशहूर हुआ था तो उसकी वायरलिटी का, मशहूर होने का एक बड़ा रीजन ये था कि जब वो कॉफी के कप पर आपका नाम लिख लेते थे, जब वो प्रिपेयर करते थे तो वो आपको आवाज देते थे आपके अपने नाम से। एंड पीपल यूज टू रियली लव दैट। उन्हें वो इंक्लूसिवनेस की और पर्सनलाइजेशन की फीलिंग आती थी कि यार हमें हमारे नाम से बुलाया जा रहा है। फिर वो एनवायरनमेंट वगैरह सारा कुछ। दुनिया का बेस्ट टैलेंट स्टारबक्स में काम करता था क्योंकि वो फ्री बैचलर्स करवाते थे अपने एम्प्लॉय को। वो कहते थे भाई तू काउंटर पे खड़ा हुआ है, तुझे म्यूजिक में बैचलर्स करना है तो म्यूजिक में कर ले, हमसे पैसे ले ले लेकिन बैचलर्स कर ले। फ्री में बैचलर्स करवाते थे। उसके बाद कोई एम्प्लॉय पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो छोड़ के जाए या छोड़ के ना जाए, 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करे। ये चार चार जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं हमारी ऑडिट फर्म्स को पाकिस्तान में, कहते हैं जी 2 साल तक छोड़ के नहीं जाना, 3 साल तक छोड़ के नहीं जाना। स्टारबक्स जैसा इतना बड़ा ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, एचआर में आगे हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। कौन सी कंपेरेटिव एडवांटेज है, क्या चीज आप अलग कर रहे हैं? जो आपकी कंपेरेटिव एडवांटेज है वही आगे जाके आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बनता है, अगर उसको कोई कॉपी नहीं कर पा रहा लॉन्ग टर्म तक। एक होती है कंपेरेटिव एडवांटेज, लेकिन फिर कोई और भी उसको कॉपी कर सकता है तो वो सस्टेनेबल नहीं है। एक है सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज, जैसे एप्पल जिस तरह अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करता है, कोई और नहीं कर पाता। सैमसंग अपने फोन्स में जैसे फीचर्स देता है, कोई और नहीं कर पाता। ओप्पो वीवो जितना सस्ता बेच देता है, कोई और नहीं कर पाता। इनके खुद के ब्रांड्स के खड़े होने की ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं। एप्पल अपनी मार्केटिंग, सिंबलाइजेशन, स्टेटस सिंबल इनकी वजह से मशहूर है। सैमसंग अपने फीचर्स की वजह से मशहूर है। ओप्पो वीवो कैमरा को लेकर चल रहे थे, बहुत ज्यादा कैमरा फोकस्ड फोन्स बनाने की उन्होंने जो है वो कोशिश की, क्योंकि उन्होंने देखा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज्यादा दुनिया में आ रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा फोन कैमरास का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल फुटेजेस और इन सारी चीजों के लिए। हर कोई, ये सारे ब्रांड्स कमा रहे हैं, कोई भी ऐसा मुश्किल परेशानी में नहीं है, अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन एक अमेजोन जैसी कंपनी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका बंदा जो मालिक है, सबसे अमीर है दुनिया का शख्स, वो जब मोबाइल फोन के बिजनेस में आया, वो कोई कंपेरेटिव एडवांटेज ही बिल्ड नहीं कर पाया। वो कोई ऐसी यूनिक चीज अलग कर ही नहीं पाया। ये क्या है? ये इंटरनल एनालिसिस है सर। वैल्यू चेन से पता चलता है कि आप कहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब एक टीचर है, मिसाल के तौर पे आपकी, चूंकि बहुत रिलेटेबल एग्जांपल है, वो पढ़ाते बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन उनके मिसाल के तौर पे मटेरियल इतना एक्सटेंसिव है कि बच्चे कहते हैं यार अगर इनका मटेरियल एक दफा इनके साथ बैठ के सॉल्व कर लिया ना तो पेपर निकल जाएगा। बेशक थोड़ा वो है, फलाना है, ऐसा ऐसा है, लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम मटेरियल सॉल्व। ये उनका कंपेरेटिव एडवांटेज है। दिस इज समथिंग ही इज डूइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अलग कर रहे हैं वो थोड़ा सा लोगों से। इसकी वजह से कस्टमर उनके पास आ रहा है। तो हर ब्रांड, हर कंपनी का एक इंटरनल फैक्टर होता है, एक इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, और भी उसके साथ साथ वीकनेसेस भी होती हैं। सर ये जो हमारे पास ये वाला एरिया है, पेस्टल, फाइव फोर्सेस और डायमंड, ये हमें बताता है कि इस जमाने में यानी मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और कौन से थ्रेट्स हैं। आज सोलर की दुनिया के ऊपर चाइना ऐसे छाया हुआ है कि वो अपनी मर्जी की कीमत ले सकता है। इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर चाइना का इतना जो है वो डोमिनेशन हो चुकी है कि वो अपनी मर्जी की कीमत ले सकता है, लेकिन चाइना अभी भी प्राइसेस कम करके प्ले कर रहा है। दुनिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उसने हिलाया हुआ है क्योंकि वो प्राइस कम चार्ज करता है। तो जब आप ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं, आप इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आज अगर एक बंदा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा तो वो ये कंक्लूड कर लेगा कि भाई मेरा पेट्रोल पंप का बिजनेस 20 साल में खत्म हो जाएगा, मुझे चार्जिंग स्टेशन पे उसको लेके जाना है। तो आज अगर उसके 80 पंप हैं पूरे पाकिस्तान में, तो वो एटलीस्ट 4 को लेके जाएगा इलेक्ट्रिक के ऊपर। यार इन इलाकों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थोड़ी तादाद बढ़ गई है, मैं इनको जरा ट्रांजिशन करवाता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। उसने अपने थ्रेट को अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब उसकी कैपेबिलिटी क्या थी सर? कैपेबिलिटी थी कि वो चेंज एक्सेप्टेबल था, वो अडेप्टेबल था, वो नोकिया की तरह फेल नहीं हुआ, कोडैक की तरह फेल नहीं हुआ, अडेप्टेबल था, कर लिया, अपने आप को बदल लिया, चेंज कर लिया। ये चेंज करना उसकी स्ट्रेंथ है। तो सर यहां से इंटरनल एनालिसिस से जो चीज पता चलती है, वो पता चलती है स्ट्रेंथ्स प्लस वीकनेसेस।
अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जब स्वॉट का सवाल आता है, SWOT, स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस का सवाल आता है, तो वो पैराग्राफ के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, भाई ये मिलेगा तब जब तुम उस एनवायरनमेंट को समझोगे जिसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। ये मिलेगा तब जब तुम बिजनेस के इंटरनल असेसमेंट को समझोगे कि वो कितना स्ट्रांग है, क्या क्या उसकी खूबियां हैं, क्या क्या उसकी खामियां हैं। क्या इसका रट्टा लगाने की जरूरत है, या इसको समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब मुझे एक बात बताओ, करीम का मॉडल तुम्हें पता है, इनड्राइव का मॉडल तुम्हें पता है, इनड्राइव की कौन सी कंपेरेटिव एडवांटेज थी और करीम की कौन सी वीकनेस थी जिसको इनड्राइव ने जो है वो यूटिलाइज किया, उसको एक्सपोज किया और उसको इस्तेमाल किया। हाँ भाई, फटाफट आंसर चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट। सर, करीम का एक प्रॉब्लम था, पीक फैक्टर। कितने लोगों ने ये नाम सुना है? पीक फैक्टर का नाम कितने लोगों ने सुना है? पीक फैक्टर, इस पीक फैक्टर से दुनिया परेशान थी। आप घर के पास बैठे, 500 रुपये नजर आ रहा है, जब आप उतरे 1200 रुपये नजर आ रहा है। क्यों जी? वो बीच में फलाना रास्ता आ गया था, तो ये ट्रैफिक था, तो वो ट्रैफिक था, तो आपको पीक फैक्टर लग गया 2.2 का। 2.2 का पीक फैक्टर लगा, 2.4 का पीक फैक्टर लगा, आप 500 से 1200 रुपये पे पहुंच गए। पीक सरचार्ज लग गया। इनड्राइव ने क्या किया? इनड्राइव ने एक मार्केट प्लेस मॉडल बनाया कि भाई मैं प्लेटफॉर्म देता हूँ, मैं कस्टमर देता हूँ, तुम बिडिंग करो, तुम बिडिंग करो, तुम बताओ जी कैसे, कितनी प्राइस यहाँ पे जो है वो चार्ज होगी, ठीक है। अब ड्राइवर बिड कर रहा है, तो जैसे पुराने जमाने में हम टैक्सी की खिड़की में चेहरा डाल के उससे निगोशिएट कर रहे होते थे कि नहीं जी इतना नहीं उतना, इतना नहीं उतना, वही चीज आपके पास जो है वो इनड्राइव ने आपको ऐप के ऊपर एक्सपीरियंस दे दिया। ये जो एप्लीकेशन के ऊपर इनड्राइव ने एक्सपीरियंस दिया, दैट टेक्निकली प्रूव्ड टू बी अ कंपैरेटिव एडवांटेज अगेंस्ट करीम। मुझे बताओ, टिकटॉक क्यों मशहूर हुआ? तब इंस्टाग्राम भी था, फेसबुक भी था, सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स थे। टिकटॉक कैसे मशहूर हुआ दुनिया में? शॉर्ट्स? नहीं भाई, टिकटॉक उन लोगों ने देखा जिन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता था। वो पहली शॉर्ट वीडियो वहां बनी कैसे, वो पहली चीज बनी कैसे वहां पर? अगर आप टिकटॉक को क्लोजली वॉच करें ना, उसकी ऑनबोर्डिंग, यानी जब कस्टमर ऑनबोर्ड होता है, जब उसका यूजर ऑनबोर्ड होता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, लिटरली कोई फॉर्मेलिटी नहीं। आप ऐप डाउनलोड करो, उस पर क्लिक करो एंड यू स्टार्ट सीइंग द वीडियोस। वो ना यूजर नेम पूछेगा, ना अपने आप से वो जनरेट कर देगा यूजर नेम, ना बोलेगा जी अपनी तस्वीर लगाएं, ईमेल आईडी डालें, पासवर्ड डालें, फलाना डालें, ये डालें, वो डालें। यू जस्ट क्लिक इट और आपका काम शुरू हो गया। यू आर गेटिंग कंप्लीटली हुक्ड टू इट। आप उसके अंदर जो है वो टाइम जाया करते जा रहे, टाइम लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। मतलब जाया ही होता है टिकटॉक पे थोड़ा बहुत टाइम, लेकिन आप लगाते ही जा रहे हैं, लगाते ही जा रहे हैं। आज वो टाइम आ गया कि गांव देहात वगैरह सब जगह पे इतनी पॉपुलेशन टिकटॉक यूज करती है, किसी को नहीं पता वहां पर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के बारे में, वो यही यूज करते हैं। ये ऑनबोर्डिंग उनका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बन गया। सर, वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के पीछे उनका कंपेरेटिव एडवांटेज क्या था? उनकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग थी, उनके पास वो लोग थे जो इन चीजों के बारे में सोच सकते थे, वो कैपिटल था कि उन्होंने ऑनबोर्डिंग इतनी स्मूथ कर दी कि बंदा फॉरेन एंटर हो गया। ये स्ट्रेंथ नहीं तो और क्या है, मुझे बताओ। अब जो लोग बैठकर किताब को पढ़ रहे हैं कि चीज स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है, वीकनेस का मतलब ये होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है, थ्रेट का मतलब ये होता है, वो कैसे कनेक्ट करेंगे एक रियल लाइफ सिनेरियो से उसको, जब तक उनको इन डेप्थ उसका मतलब नहीं पता है। तो भाई खुदा का वास्ता है, SPM में कोई चीज पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए उसको कनेक्ट तो करो एटलीस्ट। उसके कनेक्शन तो ड्रॉ करो कि प्रैक्टिकली ये चीज कहाँ अप्लाई होती है। 60 से 70 घंटे का कोर्स है। अगर मैं 2x पे देखूं, या मिसाल के तौर पे 1.5x पे देखूं, तो 40-42 घंटे में मैं खत्म कर लूंगा। डेली भी अगर बंदा सही तरीके से 2-4 घंटे के लेक्चर्स ले ले, तो 7-8 दिन में कोर्स कंप्लीट कर सकता है, देखने के एतबार से। फिर ड्राफ्टिंग वगैरह ऐड कर लो, 50-60 घंटे की ड्राफ्टिंग कम से कम करनी चाहिए, 80-100 घंटे में आपका पेपर निकल गया। 8 घंटे आप रोज दे रहे हैं, 8-10 दिन के अंदर आपका पूरा पेपर ये जो है वो तैयार हो सकता है, along with lectures, along with lectures। बाकी कोर्स, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी ही सिर्फ 10 दिन में होती है, ये लेक्चर्स के साथ 8 दिन में, 9 दिन में तैयार हो सकता है, अगर आप तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग कर लें और पूरा पूरा टाइम इसको दे दें। लेकिन जब भी आप पढ़ लें, तो ये जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आपको बता रहा हूँ, आपको इसके साथ लिंक करना जरूरी है। कितने लोगों को कितने लोगों को कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब आज समझ में आया है? जो बुक पढ़ चुके हैं, जिन्होंने बुक पढ़ी ही नहीं है वो मैं अलग बात कर, उनकी बात नहीं करा। जो बुक पढ़ चुके हैं लेकिन उन्हें इसका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ही समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है।
अच्छा जी, एक सवाल आया है फहद का, सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सीएसएफ एंड केपीआई। अच्छा, सीएसएफ और केपीआई का क्या फर्क होता है, इस पे बात कर लेते हैं। देखो, सीएसएफ क्या है, केपीआई क्या है। अब मिसाल के तौर पे मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेरे प्रोसेस में वेस्टेजेस आती हैं और वो वेस्टेज चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब वो बड़े बड़े साइलोज और बर्नर्स लगे हुए होते हैं, उसके अंदर जब मटेरियल रेडी होता है और जब हम बैच को एंड करते हैं और बर्नर को खाली करते हैं, तो उसमें तह में स्टॉक रह जाता है, डेड स्टॉक रह जाता है, या खुरचन रह जाती है, या मूवमेंट में थोड़ा बहुत सामान जाया हो जाता है, थोड़ा बहुत पेरिश हो जाता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सर, क्या ये वेस्टेज की कॉस्ट कंपनी अपने ऊपर लेगी या कस्टमर को पास ऑन करेगी? जल्दी से, वेस्टेज की कॉस्ट कंपनी अपने ऊपर लेगी या कस्टमर को पास ऑन करेगी? सर, कस्टमर को पास ऑन करने का क्या मतलब है? सेल्स प्राइस बढ़ेगी या सेल्स प्राइस कम होगी? सर, इंक्रीज होगी। सेल्स प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कस्टमर की जेब के ऊपर बर्डन आएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं अपने मैनेजर ऑपरेशंस को ये केपीआई देता हूँ। केपीआई का आसान मतलब है टारगेट। मैं एक टारगेट देता हूँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मैं एक इंडिकेटर उसको देता हूँ कि यार, अगर तुमने ये वेस्टेजेस 5% पे ले आई, 2% पे ले आई, 3% पे ले आई, तो मैं तुम्हें इतना इतना बोनस दूंगा। मैंने उसको एक इंडिकेटर दिया कि अगर तुम 2% पे वेस्टेज ले आते हो तो तुम मेरे लिए एक अच्छे एम्प्लॉय हो। ये इंडिकेट करेगा कि तुम मेरे लिए एक अच्छी रिसोर्स हो, अच्छा स्टाफ हो। ये इंडिकेट करेगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जैसे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखकर घर वाले असेस करते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, बुरा पढ़ रहा है, वो इंडिकेटर है। ऐसे ही इंप्लॉइज को इंडिकेशंस दी जाती हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं कि इसको तुम अचीव करो। मान लो प्रोडक्शन के हेड ने इसको अचीव कर लिया, सप्लाई चेन के हेड ने उसको अचीव कर लिया, वेस्टेजेस 10% से 2% पे आ गई, 3% पे आ गई। सर, मेरी कॉस्ट कम होगी बढ़ेगी? जल्दी से फटाफट, मेरी कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? सर, मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। मेरी कॉस्ट कम होने की वजह से मैं कस्टमर की सेलिंग प्राइस कम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बिल्कुल सर, उसी मार्जिन को मेंटेन रखते हुए मैं सेलिंग प्राइस कम कर सकता हूँ। अगर मैं सेलिंग प्राइस कम कर सकता हूँ, सेलिंग प्राइस कम कर सकता हूँ, तो मैं अपने कंपटीशन को आउटवे कर सकता हूँ। अब मेरा कंपेटिटर बैठ के सोच रहा है कि यार, ये इतना सस्ता कैसे बनाता है, ये इतना सस्ता कैसे बेच रहा है, हम तो नुकसान कर रहे हैं अगर हम इतना सस्ता बेच रहे हैं तो यहाँ पे सस्ता बनाना मेरा एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बन गया। लेकिन उसके पीछे केपीआई ये थी, जब मैंने अपने एम्प्लॉय को एक टारगेट दिया, अपने एम्प्लॉय को एक इंडिकेशन दी कि भाई तुमने ये काम करना है। सर, सर्विस इंडस्ट्री के एग्जांपल में केपीआई एक्सप्लेन कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कॉस्ट क्या होती है? क्या कॉस्ट होती है सबसे बड़ी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर? सैलरी, पेरोल, एग्जैक्टली। सर्विसेज दे कौन रहा होता है? ह्यूमन बींग्स दे रहे होते हैं, आपके मेरे जैसे लोग दे रहे होते हैं। सैलरी, पेरोल सबसे बड़ा कॉस्ट, सबसे बड़ी कॉस्ट होती है। मिसाल के तौर पे मैं अपने स्टाफ को ये केपीआई देता हूँ कि भाई तुमने एक वक्त के अंदर एफिशिएंटली इतने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने, इतने असाइनमेंट्स और इतने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने। अब मिसाल के तौर पे मैं अपने अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग ऐसी करता हूँ, कल्चर ऐसा बनाता हूँ, इस तरह की टीम बिल्डिंग करता हूँ कि वो हार्मनी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ के जल्दी काम करके दे देते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स निकाल के देते हैं। उनका बिहेवियर कम्युनिकेशन अच्छी होती है तो क्लाइंट उनसे प्लीज भी होता है, पसंद भी करता है उस टीम को, और काम जल्दी निकल आता है। काम जल्दी निकल आता है, मेरी हायरिंग कम हो जाती है, मेरी पेरोल कॉस्ट कम हो जाती है। जब मेरी पेरोल कॉस्ट कम होती है, मैं क्लाइंट को कम भी चार्ज कर सकता हूँ। जब मैं कम चार्ज करता हूँ तो टेक्निकली क्लाइंट बोलता है यार, बिहेवियर भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है, पैसे कम चार्ज कर रहा है, मेरे पास बिजनेस आने लग जाता है। कंपेटिटर बैठ के सोचता रहता है कि यार, ये इतने कम में सर्विस कैसे दे रहा है, या मेरा क्लाइंट इसके पास ही क्यों चला जाता है। तो पता चला जी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है इनका? इनकी पेरोल कॉस्ट, सैलरी, लोग, ये कम है। ये कम होने की वजह से ये ज्यादा वॉल्यूम पे काम कर पाते हैं। अच्छा, ये कम क्यों है? इसके पीछे केपीआई क्या था? आपने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को केपीआई दिए थे कि तुमने इतने प्रोजेक्ट्स इतने टाइम में निकालने हैं। उसके पीछे कंपेरेटिव एडवांटेज क्या था? कंपेरेटिव एडवांटेज एक अच्छा एचआर डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग का मॉड्यूल, सिखाने का तरीका कार, एनवायरमेंट, कल्चर था। कल्चर अच्छा था तो प्रोजेक्ट मैनेजर जल्दी प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाया, केपीआई अचीव कर पाया। केपीआई अचीव हुआ तो कंपनी ने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर डेवलप किया। वो फैक्टर क्या था? अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी बिहेवियर, अच्छी सर्विस डिलीवरी के साथ आप एक मुनासिब कॉस्ट में उसको डिलीवर कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके कंपटीशन ने उसको लूज कर लिया। अब आपका कंपटीशन भी ऐसा कल्चर, इस तरह के लोग बना ले और अगर ऐसी ही सर्विस देना शुरू कर जाए, तो ये कंपेरेटिव एडवांटेज तो था, लेकिन सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं। लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाया, लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ जो है वो नहीं रह पाया।
क्या ये केपीआई और सीएसएफ का कॉन्सेप्ट अब समझ आता है? Critical success factor is the outcome that you achieve eventually. KPI is the indication of a good resource, of a good performance. अच्छी परफॉर्मेंस की इंडिकेशन केपीआई देता है, सही है। उस केपीआई के पीछे कोई ना कोई कंपेरेटिव एडवांटेज होता है, उस कंपेरेटिव एडवांटेज के पीछे कोई यूनिक रिसोर्स, यूनिक कॉम्पिटेंस होती है, और फिर आप इस तरीके से अपने कंपटीशन का बिजनेस जो है वो आउटवे करते हैं। समझ में आती है बात? सर सीएसएफ हमारी स्ट्रेंथ है एंड उसको मेजर करने का तरीका केपीआई है, करेक्ट। देखो सीएसएफ का जो इनपुट है वो एक बेहतर केपीआई अचीव करना है, ऐसे समझो। सो इट्स अ पाथवे। एम्प्लॉइज अपने केपीआई अचीव करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ना ये। वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो दैट वुड इंडिकेट कि आपने अच्छा काम किया है, और वो इवेंचुअली किसी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के अंदर जो है वो टर्न अराउंड। फिर अगेन वही मैं आपको आपकी इससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल दूं। बास टीचर्स का जो टीचर असिस्टेंट्स का नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग होता है। स्टूडेंट कहते हैं यार इनके टीएस फौरन जवाब दे देते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल बना के दे देते हैं, कॉपीज चेक करके, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं यहाँ पे। ये कहते हैं सर नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन यार मुश्किल है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर इस तरह से आपको बनाने के लिए दे, क्योंकि बहरहाल उस तरह की कोई कैपेबिलिटी भी उसके अंदर है नहीं। होगा ये कि वो आपको बना के दे देंगे और आपसे कहेंगे कि जी यहाँ पे जो है वो आप एनालिसिस करके बताएं कि किस तरह से डेज रिड्यूस हो सकते हैं, या कैसे यहाँ पे जो है वो हम स्टाफ की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। सीएसएफ इज एन एक्शन और केपीआई इज मेट्रिक और थ्रेशोल्ड। देखो एक्शन का मतलब वो है कि आपने ऐसा काम किया कि केपीआई अचीव हो। केपीआई अचीव होने की वजह से आपने एक सक्सेस फैक्टर बिल्ड कर ली। सो a critical success factor is built on the basis of achieving your KPIs। और केपीआई तो सब सेट करते हैं, हर कोई तो अचीव नहीं कर पाता। उसके लिए जो जरूरी रॉ मटेरियल है, जो जरूरी एडवांटेज है, कंपेरेटिव एडवांटेज है, जरूरी स्ट्रेंथ है, वो होना जरूरी होनी चाहिए। यानी आपका अच्छा एम्प्लॉय होगा तो वो टारगेट अचीव करेगा, अच्छी टीम होगी तो वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाएगी। जब वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी तो फिर उसके बाद है। मैं आता हूँ आईटी और ई कॉमर्स पे भी फुरकान आते हैं। अभी हम बहरहाल जो बात कंटिन्यू कर रहे हैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोविड वोविड ये सब एक्सप्लेन हो जाएगा, टेंशन ना लें आप किसी चीज़ की भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हुई कि भाई अगर कंपनी इस बात का जवाब ढूंढ रही है कि व्हाट शुड वी डू, हमें करना क्या चाहिए, तो यहाँ पे ये दो चीजें आती हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हम कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं? हम एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए, व्हाट शुड वी डू। आपको ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए जिसके अंदर आप कोई कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं क्रिएट कर रहे। कंपेरेटिव एडवांटेज क्रिएट करना जरूरी है तो ही आप अच्छा बिजनेस बना पाएंगे, वरना तो आप कमोडिटाइज मार्केट में हैं। अब कमोडिटाइज का मतलब क्या होता है? भाई सब्जी बेच रहा है आपके घर के पास एक शख्स, आपको आज तक उसका नाम वाम चीजें नहीं याद हुई होंगी, तभी कि बहुत ऐसे बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। सब्जी है, फल है, इस तरह की बेसिक चीजें हैं, दुकानों से लोग परचेस करते हैं, जो ठिए होते हैं उनसे परचेस करते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, कियोस्क होते हैं, आपको कभी उनका नाम नहीं याद रहता। कमोडिटाइज्ड है, जो वो बेच रहे हैं और लोग भी बेच रहे हैं। लेकिन आपको पेप्सी याद है, कोका कोला याद है, क्योंकि उनकी अपनी ब्रांड रिकग्निशन है। कुछ वो अलग कर रहे हैं, एक बड़ा बिजनेस बना पाए। कोका कोला भी पहले साल सिर्फ 25 बोतलें बिकी थी, अपनी रिकग्निशन कर पाया, अपना ब्रांड बना पाया, दुनिया में एक बड़े लेवल पर उन्होंने बिजनेस बना लिया। कहने का मकसद ये है कि जब कंपेरेटिव एडवांटेजेस होती हैं तो बिजनेस बहुत आगे तक जाता है। आप बाइकिया की एग्जांपल ले लें। बाइकिया का कंपेरेटिव एडवांटेज ये था कि बड़ी रोबस्ट टेक्नोलॉजी लाए, ऐसे सेक्टर में लाए जिसकी जरूरत थी। लोग गाड़ियां नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, करीम की, उबर की, इनड्राइव की। बाइकिया उस वक्त आया जब लोगों को एक अफोर्डेबल राइड की जरूरत थी। ऑफिस पहुंचना है, सुबह बाइकिया बुक करवाओ, बाइक पे बैठ के पहुंच जाओ। करीम में जाते, उबर में जाते, 700-800 रुपये लगते, 1000 रुपये लगते, यहाँ पे 100-150 रुपये में आप अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं, छोटे मोटे काम निपटा सकते हैं। जिन माँ बाप को बच्चों को बाइक नहीं देनी, वो जाके जो है वो कोचिंग अटेंड करते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। कहने का मकसद कोई ना कोई कंपेरेटिव एडवांटेज बिजनेस बिल्ड करता है तो वहां पे एक बड़ा बिजनेस बन पाता है। अब दूसरा सवाल ये होता है, दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि सर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस तो हो गया, व्हाट की तो बात आपने कर ली। जब हम इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, हम अपने आप को एनालाइज करेंगे, तो एक कॉमन फैक्टर ऐसा होगा जो हम अच्छा बिजनेस जहाँ बना सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है हाउ, कैसे होगा ये। तो जो हाउ का जो जवाब है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस। पूरा मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी का एरिया आपको लिंक करवा देता हूँ। सर स्ट्रेटेजिक चॉइस की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है हाउ टू डू व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू।
हाउ टू डू, किस तरीके से यहाँ पे जो है वो काम किया जाए। अब वो काम करने के अपनी कंपटीशन को आउटवे करने के कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने कंपटीशन को आउटवे कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक चॉइस का मतलब ये है आप उस मार्केट में बिजनेस बनाएंगे कैसे, वो क्या आपके तरीका कार होंगे। वहां पे तीन तरीके बहुत मशहूर है माइकल पोर्टर के। डिफरेंशिएशन, जल्दी बोले जी। दूसरा कॉस्ट लीडरशिप, और तीसरा फोकस। फिर फोकस में फोकस्ड डिफरेंशिएशन भी होती है और फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप भी होती है। हाँ, अलिएशन तब भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। फोकस दोनों तरीके से हो सकता है, फोकस्ड डिफरेंशिएशन भी हो सकती है और फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप भी हो सकती है, सही, दोनों तरीके से हो सकता है। ये पर्टिकुलर निश डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आप दूसरों से कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कोई प्रीमियम चीज दे रहे हैं और उसके आप पैसे चार्ज कर रहे हैं। थोड़ा सा आपके अंदर एक डिफरेंशिएशन है, एक डिफरेंट एंगल है। शलवार कमीज का कपड़ा, शलवार कमीज सिले हुए बहुत लोग बेचते थे। जे डॉट ने थोड़ा डिफरेंट काम करके दिखाया, वो खड्डी कपड़ा लेकर आए। खड्डी एक खास किस्म का कपड़ा था, खाड़ी कहते हैं, खड्डी कहते हैं, उसको लेकर आए। उन्होंने अपने स्टोर के स्टाइल्स को इंटरनेशनल लेवल का स्टोर स्टाइल कर दिया। दुनिया में जो तरीका है कि साल में 3 महीने सेल लगाओ, फिर 3 महीने नॉर्मल प्राइस में बेचो, फिर 2 महीने सेल लगाओ, 3 महीने नॉर्मल, वो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। आइडियाज, गुल अहमद बहुत पैसा मार्केटिंग में लगाया, 70-70% की सेल्स लगाई, तो वहां पर आना शुरू हुए। फिर इसी तरीके से और ब्रांड्स आए। खाड़ी शुरू बहुत छोटे से हुआ था, करते 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 इवेंचुअली इतना बड़ा ब्रांड बना। मार्केटिंग में, कल्चर में, पीपल में, टेक्नोलॉजी में, बड़े बड़े स्टोर, अच्छे खूबसूरत से स्टोर, उसमें बहुत इन्वेस्ट किया। एक्सपोर्ट की लाइन बनाई, एक्सपोर्ट पे प्रॉफिट हो रहा था, लोकल पे लॉस हो रहा था। चलाते रहे, पेनिट्रेट करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, आज बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। आप क्या अलग कर रहे हैं? अलग करने के लिए लाजमी सी बात है आपको कोई यूनिक रिसोर्स, यूनिक कॉम्पिटेंस चाहिए। अगर आपके पास कुछ यूनिक नहीं है, आपके कंपेटिटर से अलग नहीं है, आप कुछ डिफरेंट नहीं कर पाएंगे। इनड्राइव ने डिफरेंट किया, उन्होंने जी पीक फैक्टर वाली चीज जो है वो रिमूव कर दी। लोग फॉरेन से मूव कर गए वहां पर, फॉरेन से मूव कर गए। कुछ अलग, कुछ डिफरेंट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हर दफा प्राइस कम करना इसका जवाब नहीं होता। प्राइस कब कम की जाती है, कब नहीं की जाती है? मार्केट स्किमिंग, मार्केट पेनिट्रेशन। आप कौन सी प्राइस पर जा रहे हैं, स्किमिंग स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं, किसी और तरीके से प्राइस को आप जो है वो देख रहे हैं, वो कुछ सवालों के ऊपर डिपेंड करती है। वो 4 पीस और 7 पीस के अंदर भी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा। कहने का मकसद ये, कुछ डिफरेंट करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी वाइज सोचना है, प्रोडक्ट वाइज, मार्केट वाइज, कस्टमर वाइज, प्राइस वाइज सोचना है कि क्या चीज़ मैं यहाँ डिफरेंट कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ अलग दे सकता हूँ, क्या मैं थोड़ा सा पर्टिकुलरली यहाँ पे जो है वो थोड़ा डिफरेंट काम कर सकता हूँ। और उसको डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के अंदर आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसका प्रीमियम चार्ज करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स, और फिर आप उसका प्रीमियम चार्ज करते हैं, सही है? जैसे आप मिसाल ले लें गाड़ियों की, बहुत सारे लोग हैं उनका होंडा के बारे में एक व्यू है कि जी कंफर्टेबल ड्राइव होती है, लग्जरी जो है वो इंटीरियर होता है, लग्जरी आपको ड्राइव फील होती है चलाते वक्त। कुछ लोगों का ओपिनियन है, आज भी है। आप टोयोटा की किसी से बात कर लें, वो कहते हैं जी टोयोटा बहुत ड्यूरेबल है, मेंटेनेंस इतनी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा आप रफ यूज़ भी करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, पार्ट्स फ़ौरन अवेलेबल हो जाते हैं, सर्विसेज बहुत सस्ती हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, फ़ौरन बिक जाती है, ख़रीदार बड़ा जो है वो अबंडेंट है, इसका बहुत ज़्यादा तादाद में है, बहुत ज़्यादा लोग इसको ख़रीदने के लिए रेडी होते हैं, लोग परचेस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सुजुकी एक अलग तरीके पे चलता है। कॉस्ट लीडरशिप दूसरी स्ट्रैटेजी आती है। सर अगर आप कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते ना, मतलब आप कमोडिटाइज मार्केट में, कमोडिटाइज मार्केट में हमेशा याद रखें जो मार्जिन है वो थिन होंगे, हमेशा थिन मार्जिन होंगे। बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन पे लोग काम कर रहे होते हैं। या आप सब्जी दालें इन सबकी एग्जाम्पल ले लें, तकरीबन सबकी प्राइसेस सेम है। फार्मास्यूटिकल दवाइयों, मेडिकल स्टोर पे जाएं, तकरीबन हर मेडिकल स्टोर की दवाई जो है वो एक ही कंपनी की होती है, मिलती जुलती प्राइस है, 2-3% का फर्क इधर उधर होता है। कहने का मकसद जब आप कुछ अलग नहीं कर रहे, अब आपको जो चीज क्रैक करनी है वो ये करनी है कि आप मैन्युफैक्चरिंग सस्ती कर सकें। कॉस्ट लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप नहीं, कॉस्ट लीडरशिप। आप मैन्युफैक्चरिंग सस्ती कर सकें। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सस्ती करते हैं किसी कमोडिटाइज मार्केट में जहां पे बहुत लोग आपकी तरह के गुड्स बेच रहे हैं, तो फिर आप उनसे सस्ता बेच पाएंगे। सस्ता बनाएंगे तो सस्ता बेच पाएंगे ना। जब सस्ता बनाएंगे और सस्ता बेच पा रहे होंगे तो लोग आपसे खरीदेंगे उसको, बिल्कुल आपके पास आएंगे खरीदने के लिए। लेकिन कहने का मकसद है कमोडिटाइज मार्केट में आप जब महंगा प्रोड्यूस करेंगे
और दूसरों के कंपैरिजन में महंगा, तो आप में कुछ डिफरेंट थोड़ी है कि कोई आपको पैसे देगा। या तो अगर आपको महंगा बेचना है तो फिर आप कुछ अलग प्रोवाइड करें। कोई क्लास है, मार्केटिंग है, सोशल स्टेटस है, ये खाड़ी एप्पल वगैरह इन सबकी एग्जांपल्स मैं देता आ रहा हूँ जब से सेशन शुरू हुआ है। तो अगर आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, हाई एंड पर कर सकते हैं, आप उसका प्रीमियम बेशक चार्ज करें। नहीं कर सकते, कॉस्ट लीडरशिप की तरफ अगर आप जाते हैं तो फिर आप सस्ता प्रोड्यूस करें। आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। अगर आप यहाँ सस्ता प्रोड्यूस करते हैं तो फिर आपका सारा गेम होगा थिन मार्जिन का बट हाई वॉल्यूम्स। हाई वॉल्यूम्स, थिन मार्जिन। अब आप कम्युनिटाइज मार्केट्स की जो एग्जांपल ले लें, इम्तियाज या नहीं, सॉरी, इम्तियाज है, चेज है, इस तरह के जो स्टोर्स हैं, इनकी अगर आप एग्जांपल लें तो ये लोगों को बुलाते ही डिस्काउंट के ऊपर थे। पीछे इतने रोबस्ट ऑपरेशंस थे, इतना जबरदस्त वर्किंग कैपिटल मैनेज किया हुआ था, अपनी कॉस्ट को ऐसा कंट्रोल किया हुआ था कि प्राइसेस गिरा देते थे। इम्तियाज, आप 100 में से 80 लोगों से पूछेंगे वो इम्तियाज से शॉपिंग क्यों करते हैं, वो बोलेंगे जी सस्ता मिल जाता है, इलाके से बहुत सस्ती चीज वहां पे मिल जाती है। लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो वो ये रियलाइज नहीं करते कि वो गैर जरूरी चीज भी लेके आते हैं। वो एक चॉकलेट का बॉक्स या एक डेकोरेटिव आइटम आपने जो पिक किया, आपको उसकी जरूरत नहीं थी। आपकी जिंदगी सही चल रही थी, करियाने की दुकान पे आप जाते तो आप शायद ये वाला बॉक्स नहीं लेके आते। लेकिन आप इम्तियाज गए, आपको देखा, आपको अच्छा लग गया, आप ले आए। और आपको लगा आपने दाल चावल के ऊपर पैसे बचा लिए हैं, तेल घी के ऊपर आपने पैसे बचा लिए हैं, आपने दालों के ऊपर, सब्जी के ऊपर पैसे बचा लिए हैं। नहीं, डेकोरेटिव आइटम जब आप लेकर आए तो आपने गंवा दिए, वो मार्केट से महंगा बेच रहा है वो। ये उसकी स्ट्रेटेजी है। और उसने अपनी कॉस्टिंग कम रखी हुई है, चीजें प्राइस कम कर दी, उसकी वजह से थिन मार्जिन है, हाई वॉल्यूम के ऊपर खेल रहा है। बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव वॉल्यूम है जिसके ऊपर जो है वो चला रहा है उसको। तो दूसरा तरीका ये होता है, कमोडिटाइज मार्केट, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कुछ अलग नहीं कर सकते, सस्ता बनाओ। नहीं बना सकते सस्ता, मार्केट छोड़ दो, आज नहीं तो कल खत्म हो जाओगे। ये बिजनेस का तरीका कार होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में सिचुएशन आती है, एग्जामिनर सवाल पूछता है इस कंपनी के लिए सबसे सही स्ट्रेटेजी क्या होगी, बोले ये तो देखो किस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, किस प्रोडक्ट में ऑपरेट कर रहा है, वो कितना कमोडिटाइज्ड है, कितना फेच्ड है, क्या डिफरेंट उसके अंदर किया जा सकता है, क्या प्रीमियम दिया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पे जो लो टीयर के ग्रोसरी आइटम्स होते हैं, साबुन था, ये दाल वाल, ये चावल, इस तरह की चीजें, जो एक मीडियोकर रेंज के अंदर आता है, वो कोई बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस थोड़ी होते हैं। कहते हैं, क्या अलग है, सभी तो एक जैसे हैं। तकरीबन हर कोई तो एक जैसा पड़ता है, कोई इतना मसला नहीं है, आराम से इधर से उधर, इधर दूसरी कंपनी में शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप कोई कॉस्मेटिक आइटम यूज करते हैं, आप कोई घर के अंदर ऐसा सामान यूज करते हैं जिसकी कोई यूटिलिटी है, सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा, तो आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड को ले रहे हैं क्योंकि वो आपको थोड़ा कुछ डिफरेंट प्रोवाइड कर रहा है, कुछ थोड़ा अलग प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। आप घड़ियों की एग्जांपल ले लें, वॉचेस की, कुछ लोग कुछ कंपनीज के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं क्योंकि वो थोड़ा प्रीमियम है, हाई एंड के ऊपर है, उनकी ब्रांड रिकग्निशन उनके जहन में बहुत अच्छी है, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी। कुछ लोगों का डिजाइन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, कुछ लोगों की मार्केटिंग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, कुछ लोगों ने परसेप्शन अपने ब्रांड का बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ होता है। आप अभी इतने पुराने, इतने नए तो नहीं है, इतने पुराने हैं कि आपने यूफोन की पुरानी एड्स देखी होंगी। एक जमाना था यूफोन को बिजनेस मिला ही इसकी एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से था। बहुत अच्छे अच्छे एड्स बनाते थे, बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स देते थे, यूफोन ने बहुत अच्छी मार्केट कैप्चर की थी। हालांकि सिम कार्ड में क्या बड़ी डिफ्रेंसिएशन होगी, बस इतनी ही ना कि नेटवर्क यहाँ आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा था। बहरहाल ये कॉपी करना कौन सा बड़ा मसला है, सब अपने अपने टावर्स अगर लगा दें तो नेटवर्क तो सबकी कवरेज अच्छी हो जाएगी। अब आपके नेटवर्क की भी कवरेज अच्छी है, मेरे नेटवर्क की कवरेज अच्छी है, तो फिर दूसरा क्या है? दूसरा ये कि कॉल किसको सस्ती पड़ती है, पैकेज किसको सस्ता पड़ता है। पैकेज सस्ता कौन बेच पाएगा? जो पीछे अपने ऑपरेशंस की कॉस्ट कंट्रोल कर पा रहा है। जो कॉस्ट नहीं कंट्रोल कर पा रहा है वो सस्ता पैकेज दे नहीं पा रहा है, जो सस्ता पैकेज नहीं दे पा रहा वो कस्टमर को हासिल नहीं कर पा रहा है। चर्न रेट बोलते हैं इसको, कि कस्टमर आपको छोड़ के चला जाए। बहुत ज्यादा चर्न रेट होता था पहले के टाइम में नेटवर्क सिम्स के अंदर। इस नेटवर्क से उस पर कन्वर्ट करा रहे हैं, इससे इस पर कन्वर्ट करा रहे हैं। अब आप देखें, तकरीबन हर सिम का जो जो भी एक दो प्लेयर रह गए मार्केट में, इनके पैकेजेस करीब करीब ही हैं। 50-100 रुपए का फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता। थिन मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं ये। तभी टेलीनॉर जैसी कंपनी पाकिस्तान से जो है वो एग्जिट कर गई। बहुत थिन मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं, रॉयल्टीज इनकी डॉलर्स में होती हैं, प्राइस कंट्रोल होती नहीं है, मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तीसरा तरीका होता है यहाँ पे फोकस, कि भाई आप एक नीश आइडेंटिफाई कर लें, स्पेसिफिक मार्केट आइडेंटिफाई कर लें, उस स्पेसिफिक मार्केट को आप फोकस कर लें। ठीक है, उस स्पेसिफिक मार्केट को आप फोकस करें। सर हमें किस मार्केट पे फोकस करना है, कहाँ डिफरेंशिएशन चलेगी, कहाँ प्रीमियम चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा, इसके लिए कौन सा मॉडल तुम्हारी एसपीएम की सिलेबस में है? हाँ जी, नाम याद आ रहा है?
जिन लोगों ने किताब पढ़ी है वो जरूर बताएं, रट्टा लगाया वो भी बताएं। स्पेसिफिक मार्केट बाय एनी कैटेगरी, क्या इस नाम का कोई टॉपिक है? डायमंड तो एक्सटर्नल मार्केट को एनालाइज करने के लिए उमर, डायमंड यहाँ कैसे आ गया? यानी कोई कंट्री किसी चीज में अच्छा कैसे होता है वो डायमंड मॉडल के लिए होता है। एसएफए तो अलग है, स्ट्रेटेजी, फिजिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। वो ये देखने के लिए होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा मॉडल है आपके एसपीएम के सिलेबस के अंदर जो आपको मार्केट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कहाँ कौन सा प्रोडक्ट ऑफर हो रहा है, कहाँ गैप है, हम कहाँ अपना प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मार्केट सेगमेंटेशन, गैप एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स। स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स का नाम याद आ रहा है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स इन मार्केट सेगमेंटेशन। सर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा ये समझने में हेल्प करती है कि कहाँ कौन सी चीज को मुझे ऑफर करना है, प्रीमियम करना है, सस्ता बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स और मार्केट सेगमेंटेशन से उसकी हेल्प लेता हूँ कि भाई कौन सा ऐसा एरिया है जो मार्केट के अंदर खाली है, जो किसी और ने कैटर नहीं किया। हाँ भाई, ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये वाला फीचर किसी ने कैटर नहीं किया, मैं इस फीचर की तरफ जाता हूँ। और बिल्कुल वो कनेक्ट होता है, फैजान बिल्कुल सही कहा तुमने आगे जाके, स्ट्रेटेजिक क्लॉक के साथ। तो यहाँ पे बहरहाल एक और स्ट्रेटेजी है, लॉक इन स्ट्रेटेजी। जैसे आप एक दफा सिम कार्ड बेच दें, बैलेंस सारी जिंदगी वो खरीदता रहेगा, वो लॉक हो गया है। आप एप्पल का आईफोन ले लें, अब आप स्टोरेज भी उसी की लेंगे, लैपटॉप भी उसी का यूज करने की कोशिश करेंगे, एयरपॉड्स भी आप उसी के लेंगे, वॉच भी आप उसी की पहनेंगे। लॉक इन स्ट्रेटेजी, एक चीज आपको बेची, फिर मल्टीपल रेवेन्यू उसके ऊपर बनाया जा रहा है। और इस सब में आपकी हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन। इससे बनती है स्ट्रेटेजिक क्लॉक। ये मैंने 12 एग्जाम्पल मेरे लेक्चर्स में दिए आपको। आप में से कोई अगर ले रहा है तो उसने सुना भी होगा। स्पोर्टेज, किया ने जो गाड़ी स्पोर्टेज लॉन्च की थी, वो कामयाब हुई इसीलिए क्योंकि वो जैसे ब्रैकेट में लॉन्च की थी, इसमें कोई और गाड़ी नहीं थी। उस वक्त जिस वक्त लॉन्च की थी तब 40 42 44 लाख रुपए की सिविक हुआ करती थी, और फॉर्च्यूनर जो है वो 60 अबव की कहानी थी, 60 70 अबव की कहानी थी। बीच में कोई गाड़ी ही नहीं थी। उन्होंने 50 55 60 की रेंज में वो गाड़ी लॉन्च कर दी, और कोई कर नहीं पाया। उनकी जो कंपेरेटिव एडवांटेज था वो उनका प्लांट था, उनकी मैन जो असेंबली लाइन होती है वो थी, वो रेडी थी उनके पास। तो सॉन के पास नहीं थी, एमजी के पास नहीं थी, ये इंपोर्ट करते थे। इन्होंने किट्स इंपोर्ट की गाड़ियां बनाना शुरू की, एक ही साल के अंदर 21,000 गाड़ियां बेच दी। सेम स्ट्रेटेजी, 24 25 लाख 26 लाख के ब्रैकेट में कोई गाड़ी नहीं थी, यारिस लॉन्च हुई। यारिस आपको याद होगा जब लॉन्च हुई थी तब 22 24 लाख रुपए की थी। अब बहुत ज्यादा प्राइस उसका बढ़ चुका है। एक ऐसे ब्रैकेट में लॉन्च की जिसमें कोई और गाड़ी नहीं थी, लॉन्च की, कामयाब हो गई। क्योंकि जो 1000 सीसी थी वो 18 17 18 लाख की रेंज में थी तब। और जब आप करोला की तरफ या सिटी की तरफ जाते थे तो वो 30+ से शुरू होती थी, या 28 29 से शुरू होती थी। तो 22 से 29 का कोई वही नहीं था। इसी तरीके से किया वालों ने कहा कि 1000 सीसी में लग्जरी ड्राइव जैसी गाड़ी कोई भी नहीं है, तो उन्होंने बिल्ड क्वालिटी, बॉडी बॉडी ये वो पिकांटो की बहुत अच्छी बनाई। हालांकि उसकी आफ्टर मार्केट बहुत महंगी है, लेकिन पिकांटो की उन्होंने बहुत अच्छी बनाई, लोगों को पसंद आया, उसकी ड्राइव वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ठीक है हम ये गाड़ी परचेज करेंगे। गैप आइडेंटिफाई किया, प्रीमियम देना है, सस्ता देना है, कमोडिटाइज में जाना है, गैप आइडेंटिफाई किया, यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर गैप है, मैं इधर एक प्रोडक्ट बना के इस प्राइस पे बेच सकता हूँ। दिस इज द मेथड जिससे कंपनी एनालाइज करती है कि क्या किस तरीके से जो है वो लेके जाएगा। फिर ऑलस्पेन बैरल बाद में आई, उसके साथ परसेप्शन ये था कि वो चाइनीज ब्रांड है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, मैं उस्मान मुगल मैंने अभी यही एग्जांपल दी है तुम्हारी यारिस वाली, कि किस तरीके से वो गैप आइडेंटिफाई किया, और गैप आइडेंटिफाई करके उन्होंने वहां पे एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया। कहने का मकसद ये है कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स और मार्केट सेगमेंटेशन को यूज किया जाता है उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखिए, मैंने अपनी स्ट्रेंथ एनालाइज की, मैंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालाइज किया। मिसाल के तौर पे मुझे पता चलता है कि यार मैं इलेक्ट्रिक कार्स बना सकता हूँ, मेरे पास कुछ अच्छी कैपेबिलिटीज हैं, इन्वायरमेंट की उसकी जरूरत भी है, मैं इलेक्ट्रिक कार में कूद गया। अब कैसे बेचना है इलेक्ट्रिक कार को, कौन सी कैटेगरी की गाड़ी बनानी है, किस मार्केट को टारगेट करना है, यू कैन नॉट कैप्चर ऑल द मार्केट। आप हर मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते। आपको ये जवाब मिल गया कि आप इलेक्ट्रिक कार बना सकते हैं, बिल्कुल। अब कैसे, किस मार्केट को टारगेट करेंगे, स्ट्रेटेजिक क्लॉक पे उसको कहाँ सेल करेंगे, कितने फीचर्स देंगे, क्या प्राइस रखेंगे,
क्या बेनिफिट देंगे, क्या वैल्यू देंगे, ये सारा का सारा कुछ आपका एनालाइज होता है स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर। हाउ टू आउटवे योर कंपटीशन, आप अपने आउटवे को, अपने कंपटीशन को कैसे आउटवे करेंगे, वहां पे कैसे आप उसको लेकर जो है वो आगे बढ़ेंगे। सर जब ये वाली बातें हो जाती हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट आपका आगे बढ़ रहा है। अब जब आप इससे थोड़ा सा अगले स्टेज पर आते हैं कि भाई आपका एक प्रोडक्ट अब चल पड़ा है, आपने गैप आइडेंटिफाई कर लिया, आपने ये कर लिया, ये कर लिया, सारा कुछ कर लिया, यहाँ पे एक और मॉडल इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एंसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स। एंसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स। ये ग्रोथ मैट्रिक्स ये कहता है भाई कि स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के, देखो पहले हमने बात की एनालिसिस की, फिर हमने बात की चॉइस की, अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के बारे में ये एंसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स ये कहता है कि भाई कंपनी को बड़ा करने का, कंपनी को डेवलप करने का, स्ट्रेटेजिकली बड़ा होने का एक अच्छा मेट्रिक है, एक अच्छा तरीका है। वो मेट्रिक या वो तरीका क्या है? वो कहता है सबसे पहले आप अपने किसी एक प्रोडक्ट को कामयाब बना लें, किसी एक चीज पे तरीके से फोकस करें, ध्यान लगाएं, और किसी एक प्रोडक्ट को आप कामयाब बना लें। किसी एक प्रोडक्ट को कामयाब बनाने को वो कहता है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन। जो लोग बिजनेस में उतरते ही बहुत सारी चीजों पर फोकस करने लग जाते हैं। अभी कल मैं एक साहब के पास बैठा हुआ था तो वो अपने बिजनेस का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा यार हमने 3 चीजें लॉन्च कर दी है। एक उन्होंने कहा हमारा होम डेकोर का कुछ आइटम है जिसमें हम एक बहुत कीमती पत्थर लगाते हैं, डेकोरेशन के लिए, गिफ्टिंग के लिए वो बहुत अच्छा है। दूसरा उन्होंने कहा हमने परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं। तीसरा उन्होंने कहा हमने सिल्वर ज्वेलरी लॉन्च की है। मैंने बोला भाई आपने तीनों साथ क्यों लॉन्च किए, आप किस पे फोकस करेंगे? आपकी परफ्यूम की प्राइसिंग क्या है? उन्होंने कहा जी 2,500 से 5,500। और मैंने कहा वो जो होम डेकोर है, जो कीमती पत्थर है और वो जो टेबल टॉप वगैरह आप बनाते हैं वो कितने का? उन्होंने कहा जी वो 50,000 का, 40,000 का। मैंने बोला जो 40,000 का एक पीस खरीद रहा है डेकोरेशन के लिए, जिसमें कीमती पत्थर लगा हुआ है, टेबल टॉप है वो सिर्फ, वो मार्केट ही अलग है। और जो 2,500 का परफ्यूम खरीद रहा है वो मार्केट ही अलग है। ये मार्केट इंस्टाग्राम एड्स, डिजिटल मार्केटिंग इससे आती है। ये वाली मार्केट जो है वो अच्छे सुथरे बड़े स्टोर्स और इस तरह की जो जो प्रीमियम ब्रांडिंग है उससे आती है। आप किस पे फोकस करेंगे? और फिर आप सिल्वर ज्वेलरी भी बेच रहे हैं। मैंने कहा जी वो ज्वेलरी की प्राइस क्या है? कहा, वो तो अभी हमने रखी ही नहीं है, उसकी प्राइस ही नहीं रखी। तो मेरा सवाल ये है कि भाई आप किस किस चीज पर फोकस करेंगे, कितनी चीजों के ऊपर जो है फोकस करेंगे? हाँ, आपका क्यों खरीदेंगे? सही बात है, 2,500 5,500 तो परफ्यूम बहुत मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। आपके परफ्यूम ऐसा खास क्या है? तो एंड ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स ये कहता है कि भाई पहले तरीके से किसी एक प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर लो। दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। किसी एक जगह पे फोकस कर लो तरीके से, एक मार्केट में एक प्रोडक्ट, ये एम और पी से आप याद रख लें। एक मार्केट में एक प्रोडक्ट चलाओ, उसे कहीं पहुंचाओ, कहीं लेकर जाओ, पता लगे कि हाँ यार आपने इस प्रोडक्ट को कामयाब कर लिया है, आप इस प्रोडक्ट को लेकर चले गए हैं आगे। ये कहलाती है मार्केट पेनिट्रेशन। अब जब आपने मार्केट पेनिट्रेशन कर ली, अब आपके पास दो चॉइसेस निकल आती हैं। सर वो दो चॉइसेस क्या है? वो दो चॉइसेस ये निकल के आती हैं भाई कि चाहो तो अब जिस प्रोडक्ट को तुम पेनिट्रेट कर गए हो उसी प्रोडक्ट को नई मार्केट्स में लॉन्च कर दो। समझाता हूँ एग्जांपल देके। फूड पैंडा ने कराची की मार्केट में अपना काम करना शुरू किया। कराची में फैल गए सर, रेस्टोरेंट्स आ गए, बड़े रेस्टोरेंट्स आ गए, छोटे आ गए, अच्छा धंधा बन रहा है, टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ऐप ऐप सही चल रही है। दो ऑप्शंस है, या तो कराची की मार्केट को कुछ और बेचना शुरू कर दो, या ये प्रोडक्ट जो कराची में कामयाब हुआ है उसको लाहौर और इस्लामाबाद में लेके जाओ। या अगर तुम्हारे लिए पाकिस्तान एक मार्केट है तो उसको मिसाल के तौर पे श्रीलंका में लेके जाओ, बांग्लादेश में लेके जाओ, फॉर दैट मैटर उसको यूएई में लॉन्च करो, टर्की में लॉन्च करो। एक प्रोडक्ट को दूसरी मार्केट्स में ले जाना, ये मार्केट डेवलपमेंट कहलाता है। एक ही मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। यहाँ पे दो ऑप्शंस हो गए आपके पास, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर इसकी एग्जांपल फूड पांडा के केस में आगे कंटिन्यू करूं तो कैसे होगी? पहले कराची को पेनिट्रेट कर लिया, कराची से लाहौर चले गए, इस्लामाबाद चले गए, ये कहलाई मार्केट डेवलपमेंट। एक प्रोडक्ट पेनिट्रेट किया, लेकर बढ़े, आगे गए, आगे जाते चले गए, मार्केट डेवलपमेंट करते चले गए। अब आपने पूरी मार्केट एक्सप्लोर कर लिया, आपको समझ आ गया ये चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं। अब आप कहते हैं सर मैं क्या करूंगा,
मैं इसको दूसरे प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगा इसी पाकिस्तानी मार्केट के लिए। वो लेके आए पांडा मार्ट। आपका ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड कर लिया था, उनको समझ में आ गया था कि जी आप क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नहीं है। डेटा पॉइंट समझ लिया, कंज्यूमर साइकी समझ ली, माइंड समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद उन्होंने बोला अब इनको हम दूसरा प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज ग्रोसरी डिलीवरी। पहले वो सिर्फ फूड डिलीवरी का बिजनेस कर रहे थे कि जी उनका प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे थे? वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कि आपको रेस्टोरेंट के बाहर नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। पहले लोग रेस्टोरेंट के बाहर लाइन में खड़े रहते थे, घर लाते थे तो खाना ठंडा हो चुका होता था, या वहां खाने जाते थे तो बहुत ज्यादा रश होता था, लंबी लंबी लाइन होती थी, वेटिंग होती थी, किसी का दिल ही नहीं करता था खाने का। इस डिलीवरी की वजह से रेस्टोरेंट का बिजनेस आसमान पे चला गया पाकिस्तान में। घर बैठे बंदा खाना मंगवा रहा है। पहले सुस्ती होती थी कब उतरेंगे, कब जाएंगे, कब खाएंगे, कब आएंगे। दो चार लोग जमा होते थे तो खाने जाता था आदमी। आज आदमी घर में अकेला बैठा है, 20 इंच का स्लाइस मंगवा लिया ब्रॉडवे का, 14 स्ट्रीट का पिज्जा मंगवा के खा लिया, पैन पिज्जा मंगवा के खा लिया, अकेला 1 मील आदमी खा रहा है। पहले नहीं जाते थे लोग रेस्टोरेंट में इस तरह अकेले खाने के लिए। कहने का मकसद ये कि इस चीज के अंदर दो अप्रोचेस होती है। पहले एक प्रोडक्ट को एक मार्केट में पेनिट्रेट करवा लो, दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। अब उस मार्केट पेनिट्रेशन के बाद ये देखो कि तुम उस प्रोडक्ट को दूसरी मार्केट्स में ऑफर करना चाह रहे हो, दिस इज मार्केट डेवलपमेंट। या एट द सेम टाइम तुम इस मार्केट के अंदर जिसमें तुम काम कर रहे थे नए प्रोडक्ट्स लाना चाह रहे हो, दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाती है। मैं आज अपनी कंसल्टिंग कंपनी कराची में स्टार्ट करता हूँ, कराची में अच्छे क्लाइंट्स कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैं पेनिट्रेट कर गया। अब मैं कहता हूँ कि यार यही चीज़ जो मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, मैं लाहौर इस्लामाबाद में प्रोवाइड करता हूँ, मैं फैसलाबाद गुजरांवाला में प्रोवाइड करता हूँ। कर लिया, मार्केट डेवलपमेंट हो गई। अब मैं कहता हूँ कि यार इन्हीं कस्टमर्स को जिनको मैं फाइनेंशियल कंसल्टिंग दे रहा था, अब मैं ऑपरेशनल कंसल्टिंग भी दूंगा, अब मैं स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग भी दूंगा, अब मैं फाइनेंशियल ट्रेजरी की कंसल्टिंग भी दूंगा। ये मैं नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करता जा रहा हूँ, नए नए वर्टिकल्स ऐड करता जा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाती है। आखिर में आता है डाइवर्सिफिकेशन, कि भाई अब आप थोड़ा सा आप अनरिलेटेड बिजनेसेस में जा रहे हैं, जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते आपके बिजनेस के साथ, थोड़े से अनरिलेटेड है। फिर डाइवर्सिफिकेशन में भी दो फीचर्स निकलते हैं, एक है रिलेटेड का और दूसरा है कंप्लीटली अनरिलेटेड। कंप्लीटली अनरिलेटेड का मतलब यूनिलीवर जो है वो डेली ग्रोसरी के आइटम्स बनाता है, एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग गुड्स बनाता है, वो अचानक से पीआईए को खरीद ले, एयरलाइन बिजनेस के अंदर चला जाए, कोई कॉम्पिटेंसी एक्सपीरियंस कुछ मैच ही नहीं करता, कुछ भी मैच नहीं करता, ये अनरिलेटेड है, बिल्कुल अनरिलेटेड है। यहां से जो चीज निकलती है इसको आप कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट ऐसी कंपनी जो अनरिलेटेड बिजनेस का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके बैठी हुई है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ठीक है। एक है रिलेटेड। सर रिलेटेड कैसे होगा? मैं इसकी बड़ी क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, बल्कि तुम लोग मुझे बताओ। लकी सीमेंट पाकिस्तान का सीमेंट का बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, सही है। लकी सीमेंट ने सीमेंट बनाते बनाते वापडा को बिजली बना के देना शुरू कर दी, लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड के तहत। एक नई कंपनी है, रिलेटिवली 4-5 साल 6 साल हुए हैं, बिजली बना के वापडा को दे रही है। ऐसा क्यों किया होगा लकी ने? कोई सोच सकता है? किसी को रीजन पता है इसका? एनीवन हु कैन आंसर? मैं कह रहा हूँ रिलेटेड है रिलेटेड। हसान प्लांट का क्या मतलब है? हाँ पहुंच गए हो। नहीं 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 नहीं, पहुंच गए हो, नहीं नहीं नहीं, डैम वगैरह नहीं है। भाई बिजली जब वो सीमेंट मैन्युफैक्चर करते थे ना, तो नेशनल ग्रिड पर रिलाय करते थे। अब गवर्नमेंट हमेशा रोती थी हमारे पास बिजली नहीं है, तो वो अपनी बिजली खुद बना लिया करते थे। उन्होंने अपना एक प्लांट लगाया, वेस्ट हीट रिकवरी, WHR। जो सीमेंट की प्रोडक्शन में धुआं उठता था, उसी धुएं से वो बिजली अपने लिए खुद बना लेते थे, अपनी वेस्ट हीट को यूटिलाइज करके बिजली। ये बिजली बनाते बनाते वो बिजली में एक्सपर्ट हो गए कि बिजली बनती कैसे है। तो उन्होंने कहा हम एक कंपनी खोल लेते हैं, वापडा को बिजली बेचेंगे, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, IPP। इन्होंने जो है वो इंटीग्रेट कर लिया, एक रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफाई कर लिया, सही है। हालांकि तुम देखो डायरेक्टली सीमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट डेवलपमेंट नहीं है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे आप। और कॉन्ग्लोमरेट की एग्जांपल लो तो बिल्कुल लकी मोटर्स उसमें आ जाता है। सीमेंट बनाना, सीमेंट की कंपनी चलाना, इलेक्ट्रिक की कंपनी चलाना, और एक इस तरह की प्रीमियम जो है वो ऑटोमोटिव कंपनी चलाना, जमीन आसमान का फर्क है। कल्चर अलग, स्टाफ अलग, लोग अलग। मैंने दोनों विजिट किए हैं, मुझे पता है। बिल्कुल ही अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं और वो बिल्कुल अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। कल्चर ही अलग है, आप अंदर घुसेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा।
क्या आप सीमेंट की कंपनी में आए या आप जो है वो लकी मोटर्स में आए, वो वहां की वाई भी आपको, वाइब कहते हैं ना, वाई भी आपको बता देती है इस चीज। फिर बहरहाल दूसरे स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस बहुत सारे हैं डाइवर्सिफिकेशन के। और कंपनीज उसको जो है बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल से देखती हैं कि हमारे पैसा फारिग पड़ा हुआ है, हम उसको किसी ऐसे बिजनेस में लगाएं जहाँ से हम रिटर्न जनरेट करें। बिजनेस करना हमें आता है, हम अपनी पॉलिसी से इसको आगे लेके जाएंगे। फिर आप एलसीआई की एग्जांपल ले तो एलसीआई के अंदर उसने बोला भाई जिस जिस कस्टमर को सीमेंट बेचते हैं, वही कस्टमर पेंट भी खरीद लेगा। एक तरीके से एक रिलेटेड प्रोडक्ट था ये। उसी मार्केट को उन्होंने एक और प्रोडक्ट बेचा है। जो सीमेंट खरीदने आता था वो पेंट भी खरीदने आता था। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को टारगेट किया, जहाँ सीमेंट बिक रहा था वहां पेंट भी बिक रहा था, उन्होंने उसको लॉन्च कर दिया। तो कहने का मकसद ये कि आपको ये देखना होगा कंपनी किस तरीके से ग्रो करने की बात कर रही है, क्या कंपनी के लिए बेहतर है। सर क्या बेहतर है क्या नहीं, इसके लिए एक मॉडल इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं एसएफए। एसएफए इज फॉर इवैल्यूएशन। कंपनी के लिए क्या सूटेबल है, क्या फीजिबल है, क्या एक्सेप्टेबल है। क्या एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज एक काम करने जाता हूं, ठीक है। वो काम मेरी कंपनी के लिए सूटेबल है, मुझे उससे प्रॉफिट बहुत होगा, फायदा होगा, मेरे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स मीट होंगे, मेरे पैसे अच्छे बनेंगे, रिटर्न अच्छा बनेगा, सूटेबल है। लेकिन उस काम को करने के लिए ना मुझे गरीब बस्ती के ऊपर बुलडोजर चलाना पड़ेगा, कुछ लोगों के घर छीनने पड़ेंगे उनसे, वो अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो उनको रोड पे लाना पड़ेगा। यार ये काम सूटेबल तो है, एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। यानी मैं इस बस्ती को मस्मार करके इसके ऊपर एक बिल्डिंग बना लूं, बिल्डिंग तो मेरे लिए सूटेबल हो जाएगी, मुझे फायदा बहुत होगा, पैसे बना लूंगा। लेकिन लोगों का घर छीनूंगा, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फीजिबल का मतलब होता है कि क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या इतने पैसे हैं, क्या इतने रिसोर्सेज हैं, क्या इतने लोग हैं, ये काम कर लोगे। ये फीजिबिलिटी कहलाती है। फिजिबिलिटी का मतलब उस काम को करने के वसाइल हैं या नहीं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सूटेबल का मतलब ये काम करना चाहिए या नहीं। एक्सेप्टेबल का मतलब है ये काम आपके जमीर को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को, आपकी सोच को, यानी शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के जमीर को, सोच को, उनकी उनकी तबीयत पर पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। स्टेक होल्डर्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत दफा इस तरह की कंपनीज में सिचुएशंस आती हैं जहां पर आप कहते हैं कि यार कंपनी अगर ये काम करेगी तो फायदा बहुत होगा। ठीक है, फायदा तो होगा, लेकिन क्या कंपनी के शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट करेंगे। एमएससी 2 का एक सवाल है, अंकल आजाद, आप लोग इंशाल्लाह एमएससी 2 पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा। और अंकल आजाद एक चाचा थे, उन्होंने छोटा सा बिजनेस खोला था रेस्टोरेंट का घर चलाने के लिए। उनकी बेटी को उसने उससे पढ़ाया और पाकिस्तान से बाहर भेजा। वो पढ़ के वापस आई, उन्होंने बोला अब्बा आप छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं, आप वेंचर कैपिटल से पैसे उठाएं, आप इन्वेस्टमेंट रेस करें, आप स्टार्टअप राउंड में जाएं, आप टेक्नोलॉजी लगाएं, आप सॉफ्टवेयर लगाएं, आप एक्सपैंड करें पूरे मुल्क में। उसके अब्बा ने कहा भाई मैंने इसलिए बिजनेस खोला ही नहीं था, मैंने तो ये बिजनेस खोला था कि बस मैं घर चला सकूं और एक सादी सीधी जिंदगी गुजार सकूं और तुम लोगों के लिए कुछ कर सकूं, मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं क्यों एक्सपेंड करूं उसको। केस स्टडी है एमएसए 2 में, और वहां पे हमें ये इवेल्युएट करना है। तो वहां हमने एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर ये बात लिखी है कि भाई बेशक उसकी बेटी कह रही है लेकिन उसको ये एक्सेप्टेबल नहीं है, उसका ये मकसद नहीं था उस काम को शुरू करने का। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के अंदर जब इतनी बात समझ में आती है तो तुमको थोड़ा आगे ले जाता हूँ। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान ना हो अगर किसी ने नोट नहीं किया तो। हाँ, मंगवानी श्रिम्प वाला भी सवाल है, करवाया वो भी है मैंने। सूटेबल और फीजिबल में डिफरेंस देखो। सूटेबल का मतलब आज बिजनेस जिस स्टेज पे उसको ये काम करना चाहिए या नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी के एतबार से, इज्जत के एतबार से, फेम के एतबार से, ब्रांडिंग के एतबार से, पैसे बनाने के एतबार से, रिटर्न वगैरह के लिहाज से कंपनी को करना चाहिए या नहीं। फिजिबिलिटी का मतलब होता है इसको करने के पैसे भी हैं या नहीं है। अब मैं आता हूँ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट के अंदर है, प्रोडक्ट 1, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का पीछे रॉ मटेरियल होता है। यहाँ होती है रॉ मटेरियल, और इसी तरीके से रॉ मटेरियल के बाद यहाँ होती है सेल्स चैनल्स। अगर एक कंपनी एक ऐसे बिजनेस की तरफ जा रही है कि वो अपने सेल्स चैनल्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, सेल्स चैनल्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सर वर्ड फॉरवर्ड कहां से आया, प्रोडक्ट के आगे।
प्रोडक्ट से आगे, इसलिए इसको फॉरवर्ड कहते हैं। जी फातिमा अवेलेबल होगा, बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको। इसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल है पीछे, इसलिए इसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये कहलाती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सिर्फ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये दोनों एक लाइन पर है। वो लाइन वर्टिकल है, ये वर्टिकल लाइन है। देखो, ये जो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, ये वर्टिकल एरे है। इसको सप्लाई चेन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, इनबाउंड, आउटबाउंड, ये सारी चीजें प्राइमरी वैल्यू चेन में पढ़ी होंगी आपने। इसको कहते हैं, अगर आप अपना रॉ मटेरियल खुद बना रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आप अपनी सेल्स खुद कर रहे हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब एक इदारा है, वो कहता है जी मैं कोर्स करवाता हूँ, लेकिन वो कोर्स इंटर के बाद होता है, तो मैं इंटर का कॉलेज भी खोलूंगा। इंटर में बच्चा मैट्रिक के बाद आता है, तो मैं मैट्रिक का स्कूल भी खोलूंगा। स्कूल में बच्चा प्राइमरी के बाद आता है, मैं प्राइमरी भी खोलूंगा। किंडरगार्टन में किंडरगार्टन भी खोलूंगा। ये पीछे वर्टिकल इंटीग्रेट करता चला जा रहा है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अपने पास जो जहां से चीज आ रही है, उसी का कंट्रोल आप हासिल करना चाह रहे हैं, कंट्रोल लेते चले जा रहे हैं उसका। मैं किसी को पहले सामान देता था दुकान पे रखने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, रिटेलर को। अब मैं कह रहा हूँ मैं अपना स्टोर खोलूंगा, मैं खुद ऑनलाइन बेचूंगा। यानी मैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने की बात कर रहा हूँ। कल तक मैं सिर्फ ये प्रोडक्ट बना रहा था, मैं एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने की बात कर रहा हूँ। ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहलाता है। सर आपने किसी रिलेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, रिलेटेड प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट नंबर 2। अब मुझे बताओ कि अगर वो वाली लाइन, वलीद आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक इंशाल्लाह मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, पोर्टल पे भी डाल दूंगा। अगर ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाली लाइन वर्टिकल है, तो ये जो रिलेटेड प्रोडक्ट में हमने इन्वेस्ट किया, ये लाइन क्या है? अगर ये वाली लाइन वर्टिकल है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, फिर ये लाइन क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब आप रिलेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है, ये डाइवर्सिफिकेशन के अंदर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ज्यादातर जो किताबों में इसका मतलब है वो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन से, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन आप यहां पर कर रहे हैं, मिलते जुलते प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। से लकी की एग्जांपल दी मैंने आपको, बिजली बनाना सीख गए तो उन्होंने कहा बिजली बना के गवर्नमेंट को बेचते हैं। ये कहलाती है यहां पर आपकी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टली आपने एक चीज को इंटीग्रेट किया। इधर आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका आपका एक बैंक है, आप अपने कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते थे, आपको बैंकिंग सर्विस देना आ गई। अब वही कस्टमर है, उसको इंश्योरेंस भी चाहिए होता है, आपने एक इंश्योरेंस कंपनी भी खरीद ली। ये क्या किया आपने? रिलेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी। बिल्कुल मिलता जुलता प्रोडक्ट है, रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली, आपने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कर ली। अब जब इंश्योरेंस में गए तो पता चला जी फलाना इंडस्ट्री की भी जरूरत होती है, आपने म्यूचुअल फंड भी जोड़ दिया, फिर आपने ब्रोकरेज हाउस भी जोड़ दिया, फिर आपने रिसर्च फर्म भी जोड़ दी। आप हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट करते चले जा रहे हैं। जो चेन है प्रोडक्ट्स की, मिलती जुलती इंडस्ट्रीज की पूरी चेन है, उस चेन को आप आहिस्ता आहिस्ता ऑक्यूपाई करते चले जा रहे हैं। ये तरीका है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में ये एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स आता है। एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स को आप डिटेल से खोलते चले जाएं तो ये चीज आती है। सर एक वक्त आता है जब कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे पहुंच जाती है। एक वक्त आता है इस तरह करते करते, कहां से बात शुरू हुई थी? एक प्रोडक्ट से। सवाल क्या था? क्या चीज जमाने को चाहिए? एक्सटर्नल एनालिसिस। हम क्या बेच सकते हैं? इंटरनल एनालिसिस। दोनों को मिला लो, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। व्हाट टू डू। फिर क्या सवाल आया? हाउ टू डू। डिफरेंशिएशन, फोकस, कॉस्ट लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक क्लॉक, सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन, लॉक इन स्ट्रैटेजी, ये सारी स्ट्रैटेजीज है। आपने कंपटीशन आउटवे किया, एक प्रोडक्ट कामयाब कर लिया, एक प्रोडक्ट कामयाब कर लिया, मार्केट पेनिट्रेशन। फिर नए प्रोडक्ट सेम मार्केट को दिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेम प्रोडक्ट नई मार्केट्स को दिया, मार्केट डेवलपमेंट। अनरिलेटेड बिजनेसेस में गए, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन, उसकी चेन, दोनों मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब सर आप इस सिचुएशन में आ गए हैं कि आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गए। अब आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गए। सवाल ये पैदा होता है किसको रखें किसको ना रखें, इधर कौन सा मॉडल यूज होता है? हाँ जी, जिन लोगों ने किताब पढ़ी है वो बताएंगे। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, सवाल ये किसको रखूं किसको ना रखूं, कौन सा मॉडल इस्तेमाल होगा यहाँ पे?
सर यहाँ इस्तेमाल होगा आपका और हमारा फेवरेट बीसीजी मैट्रिक्स। पता नहीं लोगों को ये बहुत जो है वो इसको पढ़ने में मजा आता है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ये पढ़ा है। हो सकता है शायद उन चार चीजों में कहीं वो अपना नाम देख रहे होते, तो उनको ऐसा होता है यार ये पढ़ना है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। 12 बीसीजी मैट्रिक्स सही है। हाँ वो नाम दो तीन है जो आप जिसको आप पसंद करें, सही है। बीसीजी मैट्रिक्स की तरफ आए तो बीसीजी मैट्रिक्स कहता है भाई दो चीजें देख लो, दो चीजें देख लो, दो चीजों को एनालाइज कर लो। किसको एनालाइज कर लें जी? बीसीजी मैट्रिक्स कहता है दो चीजों को एनालाइज करो। एक ये एनालाइज करो कि तुम जिस प्रोडक्ट में ऑपरेट कर रहे हो उसकी मार्केट कैसी है। एट द सेम टाइम ये एनालाइज करो कि तुम्हारा अपना शेयर कैसा है। अब मार्केट ग्रो कर रही है, मार्केट ग्रो कर रही है और हमारा शेयर भी हाई है। सर हमें क्या चाहिए और? एक ऐसी मार्केट है जो ग्रो कर रही है, ठीक है, ग्रोथ में है, बढ़ रही है, और मेरा शेयर भी उसके अंदर हाई है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब आईपॉड्स का, मैं एयरपॉड की बात नहीं कर रहा, एयरपॉड नहीं, MP4 प्लेयर आते थे पहले, आईपॉड, आईपॉड्स का जो कल्चर था वो क्या था टेक्निकली, वो मार्केट किस चीज की थी सर? वो MP4 प्लेयर की मार्केट थी। जब नई नई मीडिया डिवाइसेस आई थी और मोबाइल फोन इतना कॉमन नहीं था, तब लोग MP4 प्लेयर रखा करते थे अपने पास। MP4 प्लेयर में वो गाने सुना करते थे, कोई कोई और चीज सुनता था, कोई कोई मजहबी चीज सुनता था, कोई गाने सुनता था। इस तरह की चीज थी। 12 सॉन्ग्स की डिवाइस थी वो, MP4 प्लेयर था। आप उसमें सॉन्ग सुन सकते थे, एक छोटी सी डिवाइस जिसमें आप गाने वगैरह लोड कर सुनते। जब ये एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी उसकी, बहुत ज्यादा लोग इसको एक्सेप्ट करते गए और उसका ट्रेंड बढ़ता चला गया, तो एप्पल ने एयर सॉरी आईपॉड लॉन्च किया और आईपॉड को मार्केट किया 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। ये इतनी जबरदस्त पंच लाइन थी, इतनी जबरदस्त मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी थी कि लोगों में ये वायरल हो गई और उन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, उसने बेनिफिट बेचे ना, वैल्यू बेची कि आपको उससे क्या मिलेगा, 1000 गाने आपकी जेब में होंगे, जब चाहे आप सुन सकते। मार्केट ग्रोथ में थी, एप्पल का शेयर भी हाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट को कहते हैं स्टार प्रोडक्ट। सर क्या मार्केट शेयर हाई होने का ये मतलब है कि आप मार्केट लीडर हैं? ये मिसकंसेप्शन है लोगों का। मार्केट लीडर होना जरूरी नहीं है। या तो आप मार्केट लीडर हैं या उसके करीब करीब हैं, आपका अच्छा मार्केट शेयर है। जैसे मार्केट लीडर 12% पे, आप 8-9% पे हैं। मार्केट लीडर 70-75, ये नहीं, 70-75 तो नहीं, 60% के ऊपर है, आपके पास रिमेनिंग सारा 40% है, तो आपके मार्केट शेयर हाई कहलाएगा। ये स्टार प्रोडक्ट है, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। दिस इज अ बेबी टू बी टेकन केयर ऑफ, बहुत ज्यादा आपने इसका ख्याल रखना है। कहीं आपका मार्केट शेयर आप ना जाने दें, बल्कि इसमें कैश इन्वेस्ट करें, इसको ग्रो करें, बड़ा करें इसको, कैश इन्वेस्ट करें इसके अंदर अच्छा खासा। सर मार्केट तो ग्रो कर रही है, सर मार्केट तो ग्रो कर रही है, लेकिन हमारा लो शेयर है। अब इसकी एग्जांपल को ऐसे ले लो, घड़ियों में आजकल, ये नहीं, वॉचेस में किस चीज का ट्रेंड चला हुआ है? हाँ जी, एनालॉग वॉचेस का ट्रेंड है। वो पहले जी शॉक वगैरह टाइप की गाड़ियां। सर स्मार्ट वॉचेस का ट्रेंड है, ट्रेंड ही स्मार्ट वॉचेस का है। अगर स्मार्ट वॉचेस का ट्रेंड है और वो ग्रोथ, क्या ये मानते हो कि ग्रोइंग मार्केट है? क्या ये मानते हो ग्रोइंग मार्केट है? लोग खरीद रहे हैं, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं स्मार्ट वॉचेस को। आहिस्ता आहिस्ता ये एनालॉग वॉचेस इस तरह की, जिस तरह ये डायल वाली, ये घड़ियां आहिस्ता आहिस्ता आउटडेट हो रही हैं, जो चेन वाली उस तरह से होती थी। बिल्कुल सही बात है सर। मैं स्मार्ट वॉचेस की कंपनी खोल के बैठा हूँ, मेरा मार्केट शेयर क्यों नहीं इंप्रूव कर रहा? मेरा मार्केट शेयर क्यों नहीं इंप्रूव कर रहा? क्यों मैं अपनी चीज को इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूँ? जब लोग ही इसको खरीद रहे हैं, मार्केट ही खरीद रही है, सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं बेच पा रहा? कोई तो कस्टमर आए, कुछ तो हो, मतलब कहीं तो प्रॉब्लम है ना। या मेरी डिफरेंशिएशन ठीक नहीं है, या मेरी प्राइसिंग ठीक नहीं है, या मेरी कॉस्टिंग ठीक नहीं है, कॉस्ट लीडरशिप फोकस, ये वो जो पिछला हम सारा पढ़ के आ चुके हैं, कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं है, मैं शायद कोई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बिल्ड नहीं कर पा रहा। अभी सबसे ज्यादा आपने किस स्मार्टवॉच का नाम सुना है पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर? तकरीबन लोग सब एक ही नाम लेंगे, जीरो लाइफस्टाइल। सबने जीरो लाइफस्टाइल का सुना है, क्यों? क्या, क्या कंपेटिटिव एडवांटेज आपको नजर आ रहा है जीरो लाइफस्टाइल का? क्या चीज कर रहे हो सर? एवरी सेकंड एडवर्टाइजमेंट इज जीरो लाइफस्टाइल। हर इन्फ्लुएंसर को ऑनबोर्ड कर लिया है, जुनी जो उनकी घड़ी बेच रहा है, नहीं वो सॉरी वो नॉइस कैंसिलेशन वाले जो उनके ब्लूटूथ हेडफोन्स है वो बेच रहा है,
फिर कोई उनकी घड़ियां बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फलाना कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। इसी तरीके से सेवेस्टन है। सेवेस्टन की वॉचेस भी आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी, हर इन्फ्लुएंसर को उन्होंने लिया हुआ है। जीरो लाइफस्टाइल ने वो जो फवाद खान वाला ऐड बनाया है हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन्स का, उसके बाद से जो है वो माइक्रोफोन एयरफोन्स का, उसके बाद से जो है वो एक पेनेट्रेशन मिली हुई है। अब वो घड़ियां भी मार्केट कर रहे हैं, आपने उन्हीं का ऐड देखा होगा रिसेंटली। कहने का मकसद ये ग्रोइंग मार्केट है, मेरा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, मतलब आई एम डूइंग द राइट थिंग। मेरा मार्केट शेयर नहीं बढ़ पा रहा, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, आई एम नॉट डूइंग समथिंग ओके, मेरे साथ कोई ना कोई मसला है। तो चूंकि मेरे साथ कोई ना कोई मसला है, तो मैं इसे कहूंगा प्रॉब्लम चाइल्ड, यानी यहां पर कुछ इशू है। चाइल्ड इसलिए बोला क्योंकि ग्रो नहीं हुआ, प्रॉब्लम इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। इधर कैश लगा के उस मसले को हल करने की जरूरत है। सर मार्केट ही ग्रो नहीं कर रही, मार्केट या तो मेच्योर है या डिक्लाइन है। यहाँ पे भी ग्रोथ के साथ या इंट्रोडक्टरी फेज में या ग्रोथ में, इंट्रोडक्टरी ग्रोथ दोनों लिख देते हैं हम यहाँ पर। मार्केट इंट्रोडक्टरी फेज में है या ग्रोथ फेज में है, ठीक है, लो शेयर हाई शेयर। अच्छा, इसी तरीके से सर मार्केट मेच्योरिटी की तरफ या डिक्लाइन की तरफ है, लेकिन मेरा शेयर हाई है, मेरा शेयर हाई है। कोई एग्जांपल आती है इसकी जहन में आपके? हाँ जी, एनीवन? कोई ऐसी मार्केट जो मेच्योर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके अंदर? कोल्ड ड्रिंक्स की मार्केट मेच्योर थोड़ी हुई हो तो ग्रो करती रहती है हर साल पॉपुलेशन के साथ। ये एंग्रो, एक्सीलेंट एग्जाम्पल, एक्सीलेंट एग्जाम्पल, एंग्रो फर्टिलाइजर, एक्सीलेंट एग्जाम्पल। फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री कोई बहुत ग्रो नहीं कर रही, लोग हर आए दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके निकाल रहे हैं कि हमें फर्टिलाइजर यूज ना करना पड़े, हम ऑर्गेनिकली चीजों को ग्रो करें। आए दिन लोग उसके तरीके निकाल रहे हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है ये, वो उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हो नहीं पता, बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन कहने का मकसद ये कि आज उनका शेयर हाई है। क्या उन्हें इस मार्केट के अंदर, यानी इस प्रोडक्ट के अंदर फर्टिलाइजर के, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अभी, बहुत सारा कैश लगाना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जी, नहीं लगाना चाहिए सर, सिर्फ एक सूरत में लगाएं, सिर्फ एक सूरत में लगाएं। वो सूरत क्या है? वो सूरत ये है कि आप कोई फंडामेंटल शिफ्ट लेके आ जाएंगे अपनी प्रोडक्ट में, कि दोबारा से उसकी मार्केट ग्रो होने लगेगी, कुछ नेक्स्ट लेवल चेंज कर देंगे आप इसके अंदर, उसकी मार्केट ग्रो होने लगी। जैसे सैमसंग है, एक जमाने में सैमसंग जैसे मोबाइल फोन्स बेचता था, वो नोकिया वोकिया टाइप के फोन्स होते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग सॉफ्टवेयर की तरफ और इन चीजों की तरफ आ रहे हैं, स्मार्टफोन्स की तरफ आ रहे हैं, उसने सब कुछ ही चेंज कर दिया, अपने फोन को उसने कम्प्लीटली स्मार्ट बना दिया, पैसे लगाया उसने उस चीज के ऊपर। तो कहने का मकसद ये कि ये होते हैं कैश काउस, इसका कैश एंजॉय करो, इस पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इस इधर से जो कैश निकले ना, इधर से इसको दो प्रॉब्लम चाइल्ड को, इधर से जो कैश निकले उसको दो स्टार प्रोडक्ट। ये कैश स्टार प्रोडक्ट पे लगाओ, ये कैश प्रॉब्लम चाइल्ड पे लगाओ, ठीक है। आखिरी कंडीशन रह गई सर, मार्केट मेच्योर हो चुकी है या डिक्लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन आपका शेयर लो है। तो भाई अब रुक के क्या करोगे? मार्केट ही गिर रही है, आपका शेयर भी लो है, क्या करोगे? डॉग? सर इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है? डाइवेस्ट। जब तक बाहर आ सकते हो बाहर आ जाओ। इसका अच्छा, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ये जिसमें आपका शेयर लो है लेकिन मार्केट मेच्योर है, सर उस मेच्योर मार्केट में भी कोई मार्केट लीडर होगा जो सबसे टॉप पे होगा, जिसके लिए वो बिजनेस कैश का होगा, उसको बेच दो। जैसे फर्टिलाइजर में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, ना आगे कोई बहुत अच्छे हालात हैं फर्टिलाइजर के, मेरी छोटी सी कंपनी है, मैं चला भी नहीं पा रहा, मैं इन लोगों को बेचूं अपना प्लांट और बाहर आ जाऊं। और भाई तू कैश का है इस मार्केट का, सबसे बड़ा है, तू खरीद ले मुझसे, खरीद ले, मैं बाहर आ जाता हूँ मार्केट से, बाहर आ जाए, ठीक है, कोई मसला नहीं। कन्फेक्शनरी के अंदर यही होता है, जो बच्चों की हिलाल की कैंडी वैंडी और ये चीजें आती हैं, कोई छोटी कंपनी खुलती है, ये एक्वायर कर लेते हैं फौरन, वो बढ़ ही नहीं पाता आगे। कन्फेक्शनरी में तीन चार ऑप्शन ही हैं, हिलाल वगैरह और ये दो तीन इस तरह के, और कैंडी वैंडी की जो ब्रांड है, लोकल कन्फेक्शनरी की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल नहीं, पाकिस्तान में। और ये कंपनी खुलती है, खरीद लेते हैं, चलने ही नहीं देते किसी को। जितने फूड साइंटिस्ट के मास्टर्स निकलते हैं ये ले लेते हैं, किसी को इंडस्ट्री खोलने का मौका ही नहीं मिलता। फूड साइंटिस्ट होगा तो आप खोल सकेंगे ना, ये बड़ा बारीक काम होता है, डेडिकेटेड काम होता है। हाँ, मैनेजमेंट बाय आउट कर दो या इसको बेच दो, जो उस बिजनेस का
जो है वो मार्केट लीडर है, जो जिसके लिए वो कैश का है, बेच दो। यानी सर हमने बात शुरू की बिजनेस कौन सा करना है, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, स्ट्रेटेजिकली कैसे डेवलप करना है, और जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे करना है। अगर आप थोड़ा सा इन चीजों को कनेक्ट कर लें, थोड़ा सा आप इन चीजों को कनेक्ट कर लें रियल एग्जांपल्स के साथ, इन सारी चीजों के साथ, तो बहरहाल आपको यहाँ पे फायदा हो जाएगा। अब्दुल समद कहते हैं सर मैनेजमेंट क्यों खरीदेगी, भाई थोड़ा बहुत पैसे बन रहे होंगे, थोड़ा बहुत रिटर्न होगा। एक 60 साल का बाबा 50 साल का चाचा बैठा होगा, कह रहा होगा भाई थोड़ा बहुत पैसे आ जाते हैं घर चल जाएगा, हम चला लेते हैं, अगर सेठ को नहीं चलानी कंपनी तो सेठ पैसे कहीं और लगा ले, हम चला लेंगे ये कंपनी। अब मिसाल है कोई सीएफओ था, कोई सीएसओ था, कोई सीएमओ था, खरीद ली कंपनी, थोड़ा बहुत पैसे आ रहे हैं हम चला लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपने बिजनेस को एनालाइज करना है, असेस करना है, और फिर उसके बाद ये डिसीजन लेना है कि भाई हमें इस प्रोडक्ट के बारे में क्या करना चाहिए। अब तक जितना हमने पढ़ा है, मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या आपको यहाँ पर रट्टे की जरूरत महसूस होती है? क्या आपको लगता है कि इन चीजों को रट के आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे या समझ के अटेम्प्ट कर पाएंगे? यही बात मैं 1 जनवरी 2022 से समझा रहा हूँ। आज 2.25 साल हो गए, 5वां बैच है। हर बैच में वर्कशॉप में लोग आते हैं, यही बताते हैं जो आप बता रहे हैं, और फिर उसके बाद भी प्रैक्टिस नहीं करते। सर इन सबको चैप्टर्स में कैसे लिंक करें? अरे भाई सवालात सॉल्व करो ना भाई। कंपनी की सिचुएशन तुम्हारे सामने होगी, कंपनी तुम्हारे सामने होगी, सवाल के अंदर तुम्हारे सामने एक सिचुएशन दी हुई, सिनेरियो दिया हुआ, अप्लाई करो। क्या करना चाहिए कंपनी को यहाँ? इतनी एग्जांपल्स दे दी, इतने कॉन्सेप्ट समझ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, पहले जहां से भी पढ़ा पढ़ लिया, अब आप अप्लाई करें उसे सवाल के अंदर, यहाँ कंपनी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब सर बिजनेस चलाने का एक बहुत बड़ा एंगल एट द सेम टाइम हमारे पास होता है, जिसको आप कहते हैं मार्केटिंग, कि जी हमें कैसे एक कंपनी के बिजनेस को मार्केट करना चाहिए। सर केसेस की कंपाइल्ड पीडीएफ अवेलेबल है, कोई जी मेरी किताब है, ड्राइव पे रखी हुई है, ड्राइव का लिंक दिया हुआ है मैंने स्टूडेंट्स को, वहाँ रखी हुई है, आप डाउनलोड करें, उस बुक के अंदर सवाल भी हैं, सोल्यूशन भी है, खुद से सॉल्व करें। और अगर एक्सेस है पोर्टल का तो पोर्टल पे आंसर्स देख ले। मैं तकरीबन 100 की स्टडीज करवाई गई हैं, पूरी तकरीबन 100 की स्टडीज हैं पोर्टल पे, सारे एरियाज की मिला के, छोटे छोटे सिनेरियोज, बड़े बड़े सिनेरियो, सिचुएशन वगैरह सारा उसके अंदर कवर्ड, आप देख सकते हैं, उसको वैल्यूएट कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाती है बात, जब आप सब ये कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर आपने कहा मार्केट सर आपने कहा मार्केट जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, ग्रो करती है, मेच्योर होती है, डिक्लाइन होती है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे हम कहते हैं, नहीं पेपर में कोई क्रैमिंग वाला क्वेश्चन नहीं आता, कोई रट्टे की चीज पेपर में आपसे नहीं पूछता, ये कॉन्सेप्ट निकाल दो अपने दिमाग से। 2020 से पहले के पास पेपर भी मत करना, बहुत हुआ 2019, उससे पहले के पास पेपर भी नहीं करना। उन पास पेपर्स में भी कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है, आपका पेपर बिल्कुल अलग आता है, बिल्कुल अलग तरीके से आता है, अलग तरह से आता है, वो बात ही उस पेपर की अब जो है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। ठीक है। अच्छा सर जब आपने बात की मार्केट इंट्रोडक्शन की, ग्रोथ की, मेच्योरिटी की, डिक्लाइन की, तो यहाँ पर हमें एक मॉडल याद आता है जो हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सर ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल क्या चीज है? हाँ 2020 2021 से पास पेपर करें बिल्कुल। सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये कहती है कि हर प्रोडक्ट की जिंदगी में 4 फेजेस होते हैं। इंट्रोडक्शन, जहां वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ग्रोथ, ग्रोथ तब आती है जब वो प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लगने लगता है, बहुत पसंद आ रहा होता है। जैसे ये स्मार्ट वॉचेस की एग्जांपल आप ले लें, आज से 10 साल पहले स्मार्ट वॉचेस का तस्वुर नहीं था, जब आई लोगों ने पसंद किया, ट्रैक्शन मिली, ग्रोथ फेज में, आज तेजी से ग्रो कर रही है। बहुत लोगों के पास स्मार्ट वॉचेस नहीं है, हर कैटेगरी में 2,500 3,000 रुपये, 5,000, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है 3-5 हज़ार रुपये की अमाउंट से लेकर लाखों रुपए तक आपको स्मार्ट वॉचेस मिल जाती हैं। हर कैटेगरी के आदमी को जो है वो स्मार्ट वॉच अवेलेबल है, बस उसे वो प्राइस बारह जो है वो पे करनी है। सही कह रहा हूँ, ऐसे ही है, 2,500 3,000 की रेंज में, 5,000 की रेंज में भी स्मार्ट वॉच मिल जाती है। यानी एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है, राइट? एम आई राइट ऑन दैट? एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक हो गया। ग्रोथ के बाद तीसरा फेज आता है मेच्योरिटी का, जैसे मैंने आपको आईपॉड की एग्जांपल दी, आपको सिम्बी जो नोकिया
हार्डवेयर वाले फोन्स बनाता था, एक वक्त आया वो मेच्योरिटी की तरफ गया, 97% का मार्केट शेयर हो गया। अब लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए था। तो ग्रोथ के बाद अगला फेज होता है हमारे पास मेच्योरिटी का। सर मेच्योरिटी का मतलब ये है कि अब यहाँ पे सेल्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, ठीक है। और फिर आखिरी स्टेप आ जाता है डिक्लाइन का, जहाँ पे वाकई लोग उसका यूज छोड़ देते हैं और उसकी सेल्स आना बंद हो जाती है, इनफैक्ट गिर रही होती। गिरने का मतलब अब सिर्फ जो बूढ़े हजराते हैं, जो बड़ी एज के हैं, जिनको आदत है उस प्रोडक्ट की। जैसे अभी किसी ने चैट पे लिखा था कि सर एनालॉग वॉच की अपनी बात है। अग्रीड, जो एनालॉग वॉच का शेदाई है वो उसी को पहनेगा, तो उनसे सेल्स आती रहेंगी। अभी साल 2 साल पहले तक नेटफ्लिक्स का जो बिल्कुल इनिशियल धंधा था डीवीडीज रेंट पे देने का, अब तक वो चल रहा था। कोई साल 2 साल पहले उन्होंने वो बिजनेस बंद किया है। और अभी भी कुछ मिलियन डॉलर्स में उसकी कमाई जो है वो आ रही थी, 20 था या 200 था, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स की कमाई आ रही। सोचिए आप इस एज में, 2019 2020 में, 2018 में कोई डीवीडी रेंट पे खरीद रहा था, नेटफ्लिक्स से, वो भी। तो कहने का मकसद लोग होते हैं, लेकिन डिक्लाइनिंग फेज में चली जाती है मार्केट, डिक्लाइनिंग फेज में चली जाती है। मुझे बताओ, एक रिस्क टेकिंग कंपनी है, ऑन्टरप्रिनोर है, रिस्क टेकिंग कंपनी है, कुछ नया करना चाह रहा है, क्या वो इंट्रोडक्टरी फेज में मार्केट में एंटर होगा या नहीं होगा? फटाफट यस या नो में बताओ। यस या नो में, रिस्क टेकर है, यंग है, रिस्क ले सकता है, नई चीज करना चाह रहा है, बिल्कुल सर एंटर होगा। उससे थोड़ा सा मिच्योर है, थोड़ा सा। बहुत सारी कंपनीज ग्रोथ के अंदर एंटर होती है, वो इंट्रोडक्टरी फेज में पैसे नहीं जाया करती। ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी जबरदस्त एग्जांपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप एग्जांपल ले लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस के अंदर जब वो आया, ओपन एआई की वजह से उसकी हाइप मची इंट्रोडक्टरी फेज में। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोथ फेज में है। आज लोग जेमिनाई यूज कर रहे हैं, मेटा एआई यूज कर रहे हैं, जो लामा 3 है। इसके अलावा दूसरे इस तरह के हगिंग चार्ट्स वगैरह यूज कर रहे हैं। दूसरी इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हजारों टूल्स आ रहे हैं। हेजैन, सिंथेशिया, गुड टेप, फलाना फलाना फलाना, पता नहीं कितने टूल्स हैं। एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग के टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। इतने टूल्स हैं, डेली बेसिस पर आ रहे हैं, लोग उन्हें इस्तेमाल करें, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओपन एआई ने इंट्रोडक्शन दिया इस पूरी फील्ड का, इस सब चीज का। लेकिन अब ग्रोथ फेज के अंदर गूगल भी घुस गया, ग्रोथ फेज में फेसबुक भी घुस गया, दूसरे कंपटीटर्स भी घुस गए। सारे लोग अब उसके ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एंटर होते जा रहे हैं। मैक्सिमम कंपनीज किसी बिजनेस में ग्रोथ फेज में आती हैं, मैक्सिमम कंपनीज ग्रोथ फेज में आती हैं। फिर उसके बाद वो बिजनेस ज़्यादा मेच्योर हो चुका होता है, फिर लोगों को कुछ नया चाहिए होता है, जनरेशनल चेंज आ चुका होता है, फिर वो डिक्लाइनिंग की तरफ जाता है और नया प्रोडक्ट आता है। अब इसके बाद हो सकता है वीआर अगला प्रोडक्ट हो। मुझे तो कंफर्म है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारे स्मार्टफोन्स आउटडेट हो जाएंगे। हम किसी अब नई चीज की तरफ जाएंगे, तो वो वर्चुअल रियलिटी हो सकती है। वो जो सारा 3D मॉडल है, मेटावर्स वगैरह का कुछ टाइम तक फेसबुक ने निकाला था, वो हो सकता है। कहने का मकसद, हर फेज के अपने नुआंसेस हैं, अपनी अपनी सारी सिचुएशन है। मुझे बताओ, मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगाना चाहिए? फटाफट फटाफट फटाफट। मार्केटिंग में सबसे ज्यादा कंपनी को पैसा किस फेज में लगाना चाहिए? सर अगर बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है, वो इंट्रोडक्टरी फेज में लगाएगा। लेकिन इंट्रोडक्टरी फेज है ना, पायलट और टेस्टिंग फेज होता है, जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं। सही मायने में मार्केटिंग पे कॉस्ट लगाई जाती है ग्रोथ पे। केपेक्स, केपेक्स सबसे ज्यादा कब लगाया जाएगा? हाँ जी, केपेक्स। सर ग्रोथ में आपको पता है नंबर्स बढ़ रहे हैं, आप अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे, आप एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, आप अपनी चीजों को एक्सपेंड करेंगे। मेच्योरिटी की तरफ जब हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा ना मार्केटिंग होती है, ना बहुत ज्यादा केपिक्स होता है, स्टेबल कैश फ्लोज जा रहे होते हैं, स्टेबली आ रहे होते हैं। डिक्लाइन के अंदर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इंट्रोडक्टरी के अंदर आप पायलट करते हैं, आप टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के पैसे होते हैं, R&D के पैसे होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैसे होते हैं। अलग अलग तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, अलग अलग तरीके के स्टेजेस के ऊपर। जैसे जैसे वो स्टेज पास ऑन होता चला जाता है, इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, करते करते ये चीज जो है वो आगे बढ़ती है। और फिर जब डिक्लाइन फेज में जाता है तो आप कोई पैसे यहाँ पे नहीं लगाते, आप एज अर्ली एज पॉसिबल एग्जिट करते हैं, इसी को बेच के आप बाहर आते हैं। सर जो बहुत ज्यादा डरपोक किस्म की कंपनीज होती है ना, वो यहाँ एंटर होती हैं। बहुत ही डरपोक किस्म की कंपनी है, यहाँ एंटर होगी। अब जब स्मार्टफोन्स की मार्केट बहुत आगे बढ़ गई, उसके बाद नोकिया ने अपने फोन्स लॉन्च करना शुरू किए। ग्रोथ में मैक्सिमम कंपनीज आती हैं, यहाँ पे सारे मार्जिन जो है वो डाइल्यूट होते हैं, ठीक है। मार्जिन डाइल्यूट होना शुरू होते हैं, इधर कंपेरेटिव फोर्सेस एक्टिव होती हैं। यानी आपका जो सारा 5 फोर्सेस का माजरा है ना, वो सब यहाँ पे उल्टा पड़ना शुरू होता है। शुरुआत में आप ही प्लेयर होते हैं तो आप कमाना। जैसे ये क्रिप्टो के टाइम पे वकास जाका ने मार्केट बना ली, सबसे पहले घुस गया था ना। $10-10 जो उसने बनाए और अपने कॉइन वॉइन लॉन्च किए, दुनिया से पैसे बनाए, घुस गया था।
अब ये यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन की मार्केट है कि अपनी ग्रोथ फेज पर है, लोग बहुत ज्यादा उससे जो है वो इम्प्रेस होते हैं और अपनी तो डकी भाई कूद गए। उन्होंने हालांकि ग्रोथ मार्केट में एंट्री ली, लेकिन कुछ अलग किया, ऐसा अलग किया कि मतलब अब मैं क्या बोलूं, करने वाली बात भी नहीं है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये रियल लाइफ बिजनेसेस हैं, इस तरह काम करते हैं। तो कहाँ मार्केटिंग करनी है, कहाँ केपेक्स करना है। कबाबजीज की एग्जांपल ले लें, कबाबजीज तो एक्सीलेंट, मतलब अभी मैं कल वो फेसबुक पे देख रहा था, किसी ने बोला जी कब्रिस्तान भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी है। लेकिन खैर अल्लाह ताला माफ करे इस तरह के मजाक पे लोगों को। कबाबजीज की आप एग्जांपल ले लें, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करता चला जा रहा है, वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट वाला फेज है। जो चीज़ समझ आती है बिजनेस ओपन कर देता है, कस्टमर को प्रोवाइड कर देता है। तो कहने का मकसद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी इसी तरह की एक सिचुएशन के अंदर जो है वो आपके पास आता है। ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर समर 2023 में एक बहुत अच्छा सवाल है, और हम तकरीबन 7:15 बजे से क्लास ले रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते बोलते। अगर आप लोग इजाजत दें तो हम यहाँ 10 मिनट का एक ब्रेक करते हैं छोटा सा। तकरीबन 8:45 हो रहे हैं, 8:55 तक स्टार्ट करते हैं, और हम एक सवाल करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर और उसकी चीज़ों के ऊपर समर 2023 का। अग्री करते हो? वो सवाल पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से, हाँ नमाज भी आप पढ़ना चाहें नमाज पढ़ सकते हैं। ये आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे वहाँ पे ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे आपने जो है वो उसको लेकर चलना है, किस तरीके से आपने जो है वो ओवरऑल लेवल पे इसको आगे लेके चलना है। जहाँ उस सवाल की ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ड्राफ्टिंग के ऊपर पता चल जाएगा, और एक आपको नमाज का भी वो जो है वो टाइम मिल जाएगा। ठीक है। सो लेट्स हैव 10-15 मिनट्स ब्रेक, देन नमाज पढ़ना है तो फिर 9 बजे ही शुरू करते हैं, पूरे नमाज पढ़ लें आराम से, 9 बजे शुरू करते हैं और फिर उसके बाद उस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है।